साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। देखिए इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में और एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करते हैं। इस सीरीज़ को आपके लिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है? तो मैं ये मानता हूँ कि आपका अभी रिवीजन चल रहा होगा और आप रिवीजन कर रहे हैं और ऐसे में अगर शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ और उनसे अपन एक-एक वीडियो से एक यूनिट को यदि कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी। बस उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और काफ़ी यूनिट्स मैंने ऑलरेडी करा दी हैं, प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए कौन-कौन सी यूनिट हम कर चुके हैं, तो पहले हमने सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, जेनेटिक्स कंप्लीट कर ली, इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद अपन ने एंजियोस्पर्म का टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर ली, जिसमें फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लिया हमने, इकोनॉमिक जूलॉजी जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर ली, सोशल लाइफ ऑफ बीज एंड मंकीज़ कर लिया, ह्यूमन हेल्थ कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कर लिया जिसमें फ्रॉग वगैरह वो सारी चीज़ कर ली है। आज हम जो यूनिट कंप्लीट करेंगे वो प्लांट फिजियोलॉजी है, बहुत बड़ी यूनिट है। ऑलमोस्ट बॉटनी का ज़्यादातर हिस्सा जो है ये कवर करती है। इसमें क्या-क्या है, तो एक वाटर रिलेशन वाला आपका यूनिट है। ठीक है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस एक अलग यूनिट है जिसमें आपका यूजी वाला भी पार्ट आता है प्लस आपका 11th-12th वाला पोर्शन भी आ जाता है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन एक अलग यूनिट है जो कि यूजी और 11th-12th दोनों पोर्शन में आपसे पूछी जाती है और एक अलग यूनिट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 4 अलग-अलग यूनिट हैं, ठीक है? 4 यूनिट्स हैं जिनमें आपको छोटे-छोटे कई सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। इसको मैं कंप्लीट आज की वीडियो में करा दूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बता दूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो वही शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और जहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स बने किस तरीके से वो मैं आपको बता दूँ। एक तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है यानी कि एनसीईआरटी की बुक से मैटर जो है वो उठाया गया है। दूसरा जो यूजी वाला पोर्शन होता है उनको मैंने सीबीएच की बुक से उठाया है यानी कि जो अपन बीएससी में बुक्स पढ़ते हैं, कॉलेज बुक हाउस पब्लिकेशन की बुक आती हैं, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है यानी कि जो पेपर में आने लायक चीज़ें हैं, मैंने केवल उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया है। अदरवाइज़ जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जो कचरा अपन नोट्स के अंदर लिखते हैं, जब अपन लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने अवॉइड कर दिया, वो चीज़ मैंने लिखी ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, केवल उन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया है या फिर मेंशन किया है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ आपके लिए, पीडीएफ यदि आप इसकी चाहते हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके 1-2 घंटे के अंदर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे ध्यान आ जाएगा तो मैं पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं यूनिट्स अपनी। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी बड़ा है अपना और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाटर रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका एक एक सेट बनाया था मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल पिन भी वगैरह जो पिन है, पिंच, स्टेपलर वो भी लगी हुई है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन वाटर रिलेशन की। वाटर रिलेशन में क्या होता है तो देखना हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है तो स्टीफन हेल से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, एक शब्द से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है। दूसरा फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है तो जेसी बॉस है, जगदीश चंद्र बॉस हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन विषण की। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है विषण, जिसे अपन डिफ्यूजन कहते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी तरल पदार्थ का या किसी भी विलयन का कम सांद्रता से उसकी अधिक सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विषण कहलाता है, ठीक है। एक चीज और, एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉपर फेरोसाइनाइड की मिलकर बनी होती है, पर्चमेंट पेपर की मिलकर बनी हुई है, या फिर शुगर का जो गॉल ब्लैडर होता है उससे मिलकर वो बनी हुई होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसमें काम आती है तो जो परासरण की क्रिया होती है, ठीक है, उसमें ये काम आती है। बीच में एक झिल्ली लगाई जाती है जिसमें ये काम आती है, ठीक है, परासरण में। आगे बात करते हैं मिश्रण जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये कैपिटल डी है, ये सॉरी मिश्रण को यानी डिफ्यूजन को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे नीचे स्मॉल डी आएगा, वो घनत्व यानी कि डेंसिटी को डिनोट करेगा। तो देखना सॉरी जो मिश्रण है डिफ्यूजन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तापमान, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। आगे बात करते हैं जो डिफ्यूजन है यानी कि विषण है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दाब के यानी प्रेशर के। यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, विषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अणु के आकार की बात करें तो ये भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यदि अणु का आकार बढ़ेगा तो विषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अणु के भार की बात करें तो ये यदि अणु का भार बढ़ेगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है विषण जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और घनत्व का वर्गमूल यानी कि डी का अंडर रूट हमने लगा दिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी ये जब बढ़ेगा, मान के चलिए इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व का वर्गमूल यदि बढ़ता है तो इसका जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये एक नियम दिया जाता है किसका, ग्राहम का विषण नियम। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राहम का विषण नियम।
ग्राहम का विसरण नियम, यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है कि ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार कौन सा फॉर्मूला सही है, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्गमूल ऑफ यानी कि रूट ऑफ किसका, स्मॉल डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन विलियन की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा विलियन आता है, यानी सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक चीज़ देखना, सबसे पहले जो सांद्रता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, गाढ़ापन के, यानी कि जो जितना सांद्र होगा वो उतना गाढ़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पतलेपन के, यानी कि जो जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी वो उतना ही कम पतला होगा। जो जितना ज़्यादा पतला होगा ऑब्वियस सी बात है उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। आगे बात करते हैं, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, जल की मात्रा के। मान के चलिए किसी भी विलियन में जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो पतला जल है, और वो गाढ़ा क्या होगा, कम होगा, और उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं तो विलियन जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। एक अल्प परासारी विलियन होता है, ये तो है अल्प परासारी विलियन। एक होता है अति परासारी विलियन, और एक होता है समपरासारी विलियन। ठीक है, अंतर क्या है देखना। हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर, तो कोशिका रस की तुलना में सांद्रता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, अल्प परासारी विलियन की करते हैं। कोशिका को इस विलियन में यदि रखिए जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रखिए जाए तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बनता है कि एक कोशिका है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो उसके आयतन में होगी कमी, होगी वृद्धि, होगी अपरिवर्तित रहेगा, और तीसरा चौथा ऑप्शन और कोई भी बना दिया जाएगा, बी और सी या किसी भी प्रकार से बना दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सही आंसर इसका क्या रहने वाला है, ध्यान रखना सही आंसर इसका रहेगा कि कोशिका रस की तुलना में सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और यदि उस कोशिका किसी भी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखा जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम अति परासारी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी कोशिका रस की तुलना में। दूसरा, यदि इसमें हम किसी कोशिका को रखें तो उसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ध्यान रखना, यानी कि वो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। आगे हम समपरासारी विलयन की बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, जितनी सांद्रता जल की होती है विलयन की होती है उतनी कोशिका रस की सांद्रता कैसी रहती है, समान रहती है। यानी कि कोशिका रस की जो सांद्रता है बराबर किसके है, उस विलयन की सांद्रता है। विलयन की सांद्रता कैसी है, दोनों इक्वल हैं। दूसरा, यदि इसमें अपन कोशिका को रखें तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका अपरिवर्तित अवस्था में रहेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि यदि आरबीसी को 1% NaCl के घोल में रख दिया जाए तो आरबीसी की कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ जो क्वेश्चन था, आंसर था, वो ये रखाया जाएगा कि कोशिका कैसी रहेगी, अप्रभावित रहेगी। क्यों रहेगी अप्रभावित, क्योंकि 1% NaCl का घोल आरबीसी के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे सामने आता है परासरण। परासरण की हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो परासरण है वो शब्द दिया था नॉलेट नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसमें होता क्या है देखना कि विलायक, ध्यान रखना है आपको, विलायक और यहाँ पे है विलायक, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक होता है विलायक के अणु विलयन की निम्न सांद्रता, ध्यान रखना, विलायक के अणु यदि विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा क्या बनती है कि विलायक के अणुओं का स्वयं की, ये दो आपको ध्यान रखें, स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी कि जो विलायक के अणु हैं, सॉल्यूट के जो अणु हैं, सॉल्वेंट के जो अणु हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, वो सॉल्यूशन की तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करेंगे, और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट और आते हैं हमारे सामने, एक आता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। परासरण को मैं बता दूं क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जो विलियन होता है या फिर जो पानी है वो कोशिका के अंदर चला जाए, विलियन कोशिका के अंदर चला जाए, इसको अपन एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और यदि कोशिका विलियन को कहाँ निकाल रही है, बाहर निकाल रही है, तो उसको अपन एक्सोऑस्मोसिस कह देते हैं। जैसे यदि एंडोऑस्मोसिस के एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो वर्षा के दिनों में तरबूज और खरबूजे का फटना, ये किसके उदाहरण है, एंडोऑस्मोसिस के उदाहरण है। एक्सोऑस्मोसिस का उदाहरण पूछा जाता है तो सूजन उतरना, यदि कहीं पे हमारे सूजन आ जाती है और धीरे धीरे वो ठीक होती है तो सूजन उतर जाती है। दूसरा आता है खरपतवार नाशी। ये दो उदाहरण है किसके, एक्सोऑस्मोसिस के। हिंदी में यदि बात करूं तो एंडोऑस्मोसिस होता है अंतःपरासरण और एक्सोऑस्मोसिस होता है बाह्य परासरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कुछ परासरण दाब, यानी कि कुछ दाबों के बारे में हमसे पूछा गया है। सबसे पहले है हमारे सामने ओपी। ओपी की फुल फॉर्म होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं इसको परासरण दाब। दूसरा होता है टीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेजर प्रेशर, जिसे हिंदी में स्फीति दाब कहा जाता है। तीसरा आता है हमारे सामने डब्ल्यूपी, जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं, जिसे हिंदी में भित्ति दाब कहा जाता है। अगला आता है हमारे सामने डीपीडी या फिर एसपी। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, जिसे हिंदी में विषण दाब न्यूनता कहा जाता है। एसपी को सक्शन प्रेशर कहा जाता है, या फिर डीपीडी को ही एसपी यानी सक्शन प्रेशर कहा जाता है, और इसको हिंदी में चूषण दाब कहते हैं। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ओपी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब की यहाँ पे बात करते हैं। इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम फेकर था। फेकर ने इसको बताया। इसको जो नापा जाता है वो ऑस्मोमीटर से नापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि परासरण दाब का मापन करने वाला यंत्र का क्या नाम है, ऑस्मोमीटर। कैसे याद करेंगे, हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको ऑस्मोसिस कहा
कहा जाता है तो नाप कौन सा मीटर करेगा, ऑस्मोमीटर करेगा। आगे बात करते हैं, परासरण क्रिया को रोकने वाला ये दाब है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए जो दाब लगता है उसको अपन परासरण दाब कह देते हैं। आगे ये निर्भर करता है तो आयन की सांद्रता पे ये निर्भर करता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, जो विद्युत अवगट्य का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, विद्युत अनवगट्य के ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक सूत्र है जिसे अपन परासरण दाब समीकरण कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पाई इक्वल टू आई सी आर टी, क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो इसमें हम बात करेंगे कौन सी चीज क्या है, तो पाई जो है वो डिनोट करता है किसको, परासरण दाब समीकरण को, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है, डिनोट करता है। आई की बात करेंगे, आई क्या डिनोट करता है, तो आई करता है हमें वांट हाफ फैक्टर, ध्यान रखना। ये किसको डिनोट करता है, तो ये वांट हाफ फैक्टर, यानी वांट है गुणांक को ये क्या करता है, डिनोट करता है। सी की हम यहाँ पे बात करें तो ये मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की, मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की। आर की हम यहाँ पे बात करें तो आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है, यानी कि एक जो नियतांक होता है, गैस नियतांक, वो है आर। टी यहाँ पे डोनेट करता है किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि इसका जो तापमान है उसको डिनोट करता है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, स्फीति दाब, जैसे अपन ट्रेजर प्रेशर कहते हैं। स्फीति दाब क्या होता है कि जो सेल सेप का मतलब क्या है, कोशिका रस है, सेल सेप का मतलब क्या है, कोशिका रस, कोशिका रस द्वारा सेल मेम्ब्रेन व कोशिका भित्ति सेल डब्ल्यू पर, सी डब्ल्यू पर सॉरी, लगाया गया दाब क्या कहलाता है, ट्रेजर प्रेशर या फिर स्फीति दाब कहलाता है। वापस सुनिएगा, सेल सेप यानी कि कोशिका रस के द्वारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पर एक दाब लगाया जाता है जिसे अपन स्फीति दाब कहते हैं। इसी तरीके से भित्ति दाब आता है जिसे डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर कहते हैं। तो सी डब्ल्यू यानी कि सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ एक दाब लगाती है जिसे अपन डब्ल्यूपी कहते हैं। तो टर्जर प्रेशर और भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। जो डब्ल्यूपी होता है यानी कि वॉल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, टीपी के। तो यहाँ से भी जो फॉर्मूला है वो पूछा जा सकता है आपसे, जैसे पेपर में ऑप्शन आएंगे डब्ल्यूपी इज ग्रेटर देन टीपी, इनकी फुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है डब्ल्यूपी इज लेस देन टीपी, या फिर तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि डब्ल्यूपी इज इक्वल टू टीपी, या फिर फोर्थ ऑप्शन आ सकता है डब्ल्यू पी इज नॉट इक्वल टू टीपी। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, ध्यान रखना। यानी कि वॉल प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा कौन सा, टर्जर प्रेशर, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन विषण दाब न्यूनता की बात कर देते हैं, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, जिसे अपन डीपीडी कहते हैं, और एसपी यानी सक्शन प्रेशर चूषण दाब भी इसे हिंदी में कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या कहा जाता है, चूषण दाब कहा जाता है। ये होता क्या है, तो शुद्ध जल का ये मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें तो विषण दाब के मान में आई कमी क्या कहलाती है, डीपीडी कहलाती है, यानी कि विषण दाब यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके मान में जितनी भी कमी आ रही है उसको अपन विषण दाब न्यूनता कहते हैं या फिर डीपीडी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो जल जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। आगे बात करते हैं, डीपीडी का जो फॉर्मूला है वो ये है, ओपी माइनस टीपी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में से हम यदि टर्जर प्रेशर को माइनस कर दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कमी आ रही है वही क्या है, डीपीडी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से यदि हम टर्जर प्रेशर को लेस कर दें तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, डीपीडी आ जाएगा। जल की बात करें तो जल हमेशा कम दाब से अधिक दाब की ओर गति करता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अब कुछ और फॉर्मूला दिए गए हैं, जैसे जल जब सेल जो है पूर्ण स्फीत हो जाए, यानी कि जब सेल है वो पूर्ण रूप से फुली टर्जर्ड हो जाए तो उस समय जो प्रेशर हो जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल हो जाएगा किसके, टर्जर प्रेशर के। इस तरीके से सेल जब वह स्लथ हो जाए यानी कि पिचक जाए तो उस समय जो डीपीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचित अवस्था आती है, जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में क्या होता है, जो डीपीडी होता है वो ओपी और टीपी के इक्वल हो जाता है, यानी कि उनको टोटल करने के बाद हो जाता है। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है बाष्पोत्सर्जन, जिसे अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं ट्रांसपीरेशन। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखना, अधिक नमी से कम नमी की ओर गति होती है। कार्टियस ने इसे क्या कहा, आवश्यक बुराई कहा। स्टीवार्ड ने इसे क्या कहा, अपरिहार्य बुराई कहा। आगे बात करते हैं जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बाष्पोत्सर्जन को इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के, यानी कि जो वायुमंडलीय नमी है या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता है उसके कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यदि वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी, बारिश के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो बाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम देखते भी हैं कि गर्मी के दिनों में जो कपड़े हैं वो बहुत जो बारिश के दिनों में कपड़े जो हैं बहुत लेट सूखते हैं, क्यों, क्योंकि वायुमंडल में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, तो ट्रांसपिरेशन की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करें इसकी, यानी बाष्पोत्सर्जन को जो प्रदर्शन करने वाली विधि थी, वेलजान विधि थी, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसके मापन के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है, तो पोटोमीटर इसको यूज में लिया जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक
जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय यानी रंध्रों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है 90%, ये केवल केवल दिन में होता है। जो न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, वो बाह्य रंध्रों के द्वारा होता है 0.1 से लेके या फिर 1%, ये हमेशा होता रहता है दिन और रात दोनों टाइम। बस इतना आपका बाष्पोत्सर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन, अगला टॉपिक आता है हमारे सामने रसारोहण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। इसमें होता क्या है, तो इसको प्रदर्शन करने के लिए जो विधि यूज में ली गई वो बालसम प्रयोग किया गया। कौन से पौधे पर बालसम प्रयोग किया गया, तो एबीज बालसमिया नाम की जो पादप है उसकी शाखा, उसको ब्रांच को यूज किया गया। इसके जो मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। अब एसेंट ऑफ सैप होता क्या है वो समझना, कि जो जड़ है, ठीक है, ये जल व खनिजों को, खनिज का अवशोषण करती है। जल व खनिज का क्या करती है, अवशोषण करती है और उसको पत्तियों तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। तो जो जड़ से जब इसका अवशोषण किया जा रहा है और पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है, तो एक मार्ग है, एक रास्ता बन रहा है। उस रास्ते को दिखाने के लिए ही क्या क्या किसका प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि इस प्रयोग का तो एक रास्ता बन जाता है। यानी कि ये जो पत्ती तक पहुंचाती है, तो ये जो पहुंचाने का काम है, यानी कि ये जो जल है और खनिज लवण है, ये क्या है, रस है, सैप है, ठीक है। और ये कहाँ है, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, आरोहण हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। कहाँ तक पहुंच रहे हैं, पत्तियों तक पहुंच रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है रसारोहण, यानी रस का आरोहण, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस मार्ग के प्रदर्शन के लिए रिंगिंग प्रयोग किया गया। किसने किया, तो स्टीफन हेल्स, हॉल्टिंग और मेल्पी के नाम के वैज्ञानिक ने किया। कौन से पादप का प्रयोग किया गया, तो ट्रेकोमा यानी ट्रेकोमा नाम के पादप का प्रयोग किया गया। मार्ग जो है वो जाइलम का मृत भाग होता है, जिसके द्वारा ये रसारोहण होता है या फिर जो एसेंट ऑफ सैप परफॉर्म होता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए, ध्यान रखना। इस मार्ग को दिखाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है जैविक बलवाद सिद्धांत, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ध्यान रखना। इसमें जो सिद्धांत आता है जैविक बलवाद जो थ्योरी थी, उसमें एक सिद्धांत आता है रिले पंप थ्योरी, जिसको गोडेल विस्की ने दिया था, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसके बाद एक सिद्धांत और आता है स्पंदनवाद, जिसे दिया था जेसी बॉस ने। इसमें जो पादप का यूज किया गया वो डेस्मोडियम गायरेंस पादप का यूज किया गया। इसमें जो मापन किया गया वो कॉर्टेक्स की आंतरिक कोशिकाओं में मापन किया गया। इसके लिए जो उपकरण यूज हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया। प्रति स्पंदन में जो समय लगता है वो 13 सेकंड का लगता है। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत आया, दूसरी थ्योरी आई, वो मूल दाब सिद्धांत था, ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी। उसमें क्या किया गया, जो शब्द है वो स्ट्रासबर्जन ने दिया था, इसी सिद्धांत किसने दिया, प्रिस्टले ने दिया था। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक भौतिक बल सिद्धांत आया, यानी कि फिजिकल फोर्स थ्योरी आई। इसको दिया किसने था, तो डिक्सन जॉली नाम के साइंटिस्ट दिया था। इसमें होता क्या, तो बाष्पोत्सर्जन आकर्षण होता है, जिसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन जो है आकर्षण होता है, उसके द्वारा ये सारी चीज होती है। ये जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है रसारोहण बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि रसारोहण बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, भौतिक बलवाद इस चीज को बताता है। आगे बात करते हैं, एक आता है ससंजन बल पास। ससंजन बल क्या होता है, तो देखना, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी कि मान के चलिए ये जाइलम का मृत भाग है, इसमें जल यहाँ से जड़ ने चूसा, चूसने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इन दोनों कणों के मध्य क्या होगा, एक बल कार्य करता है, उसको अपन ससंजन बल कहते हैं। आगे एक बल होता है आसंजक बल, जाइलम के तत्वों व जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अब यहाँ पे ये जाइलम के तत्व हैं और इस जल के अणु और इसके मध्य जो बल लग रहा है उसको अपन आसंजक बल कहेंगे, और जो दूसरा होता है उसको अपन ससंजन बल कहते हैं, जो जल के अणुओं के मध्य लगता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला आता है हमारे सामने अंतःचूषण। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने अंतःचूषण। आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। दूसरा सजीव निर्जीव दोनों में ये चीज होती है। वर्षा के दिनों में लकड़ी का टेढ़ा पड़ जाना क्या होता है, अंतःचूषण कहलाता है। अपन देखते भी हैं बारिश के दिनों में अपने जो गेट होते हैं लकड़ी के, वो क्या करते हैं, जो नमी है वातावरण में, जो नमी है उसको क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं या फिर उसको सोख लेते हैं अंदर, और चूस के सोख के वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, यहाँ पर टेढ़ी पड़ जाती हैं लकड़ियाँ। तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो अंतःचूषण की वजह से हो रही है। जल के प्रथम अणु का जड़ में प्रवेश इसी विधि द्वारा होता है, यानी कि ये हमें पता है कि जल का अवशोषण कौन करती है, जड़ करती है। लेकिन जड़ में जो पहला जल का अणु जाएगा वो किस विधि के द्वारा जाएगा, संतचूषण विधि के द्वारा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ के देखें अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, जिसका नाम है जल अवशोषण, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, देखना। मृदा को जो प्राप्य जल होता है वो केशिकीय जल होता है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के लिए जो उपलब्ध जल होता है वो कौन सा होता है, तो वो केशिकीय जल होता है। कैपिलरी जो वाटर होता है वो मृदा के लिए उपलब्ध जल होता है, मृदा को प्राप्य जल होता है। इसके बाद एक टर्म आती है होलार्ड। होलार्ड क्या होता है, मृदा में जितना भी जल उपस्थित है उसकी कुल मात्रा क्या कहलाती है, होलार्ड कहलाती है। एक आता है हमारे सामने चैसार्ड। चैसार्ड क्या होता है, जो केशिकीय जल होता है, यानी कि जो कैपिलरीज में जो वाटर की मात्रा है, वाटर की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, चैसार्ड कहलाएगी। एक होता है एकार्ड। एकार्ड क्या होता है, शेष, यानी कि केशिकीय जल के अलावा जितना भी जल बच जाता है वो एकार्ड कहलाती है। और एकार्ड और चैसार्ड दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, होलार्ड, क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी है किसकी, वाटर की,
वो पोलार कहलाती है, ध्यान रखना। जल अवशोषण की बात करें तो जो परिपक्वन क्षेत्र होता है, यानी मैच्योरेशन जो फील्ड होता है या मूल रोम जो क्षेत्र होता है, वहाँ से जल अवशोषण होता है और उसकी संख्या कितनी होती है, 200 से 300 वर्ग मिलीमीटर। इसके बाद बात करें जो जल अवशोषण है, यहीं से क्या होता है, खनिज अवशोषण होता है, लेकिन इसके लिए क्षेत्र कौन सा होता है, विभज्योतिकी क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। तो जल अवशोषण किस क्षेत्र से होता है, परिपक्वन क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र से, और खनिज अवशोषण कहाँ से होता है, विभज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन से होता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से बात करते हैं रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए रूट कौन सा है, ठीक है, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना। सबसे पहले जल कहाँ जाता है, रूट हेयर में जाता है, इसके बाद एपिब्लेमा में जाता है, इसके बाद कॉर्टेक्स में जाता है, इसके बाद एंडोडर्मिस में जाता है, पेरिसाइकिल में जाता है, प्रोटोजाइलम में जाता है और मेटाजाइलम में जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जो जल जाता है वो किस प्रकार से जाता है, तो एक होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है, मृत मार्ग होता है, मुख्य मार्ग होता है, लेकिन ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, जो कि कैसा होता है, जीवित मार्ग होता है, या फिर कैसा होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ध्यान रखना। आगे बात करें, ये जो टर्म थी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट टर्म किसने दी थी, मंच नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। आगे बात करते हैं जल का अवशोषण का जो मुख्य प्रकार है वो निष्क्रिय है, यानी कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है वो 95% होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सक्रिय होता है वो 5% होता है, रात में होता है और प्रातःकाल होता है, और जो निष्क्रिय है वो केवल और केवल दिन में होता है। निष्क्रिय के बारे में क्रेमर ने क्या बताया कि निष्क्रिय के अनुसार जल का अवशोषण है वो बाष्पोत्सर्जन के क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण की, हम यहाँ पे बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक परासरीय होता है, एक अपरासरीय होता है। परासरीय जो है वो एटकिन और प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, अपरासरीय जो है थीमेन ने बताया था। परासरीय में क्या बताया कि बाहर से भीतर खींच लिया जाता है जल को, ये परासरीय है, ठीक है। और दूसरा होता है थीमेन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, वो कैसा है, अपरासरीय होता है। जो पराशरीय जल अवशोषण है वो रात्रि और प्रातःकाल दोनों समय होता है, और ये केवल और केवल कहाँ होता है, लवणीय लवणोद्भिद पादप में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल क्या है, गति करता है पराशरीय में। जल अवशोषण की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी देख लिया था, और यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जल अवशोषण वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगला टॉपिक आता है रंध्रों का स्टोमेटा, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, ध्यान रखना। रंध्रों की हम यहाँ पे बात करें, जो रंध्र हैं वो द्वार कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इन द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एक बीजपत्री में यदि द्वार कोशिकाओं की बात करें तो वो डंबलाकार होती हैं। द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट की हम बात करें तो उसमें वृत्ताकार या फिर सैमाकार होती है, ध्यान रखना। इनका जो खुलना और बंद होता है इनकी स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि यदि स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो जो रंध्र है वो खुल जाएगा, और यदि सिकुड़ जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और खुलने और बंद होने के लिए जो आवश्यक आयन है वो है पोटेशियम आयन। कौन से आयन, पोटेशियम आयन। इसको मैंने किस तरीके से याद किया था, KH खुलना। कौन से आयन उपस्थित जरूरी होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं। आकार का जो मापन किया जाता है वो पोरोमीटर से किया जाता है, ध्यान रखना। किससे किया जाता है, पोरोमीटर से। याद कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट रंध्र क्या होते हैं, एक प्रकार के पोर ही होते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र, छिद्र ही होते हैं, तो कौन सा मीटर का यूज किया जाता है, पोरोमीटर का यूज किया जाता है। रंध्र के प्रकारों की बात करें तो प्रकार दो प्रकार से अपन देखते हैं, एक होता है पत्तियों के वितरण के आधार पर, और दूसरा होता है खुलना व बंद होने के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पत्तियों के वितरण के आधार की बात करें तो एक होते हैं सेब प्रकार के, दूसरे होते हैं जल लेली प्रकार के, तीसरे होते हैं आलू प्रकार के, चौथे होते हैं जई जौ प्रकार के, और एक होते हैं पोटोमेजिटोन प्रकार के, ठीक है। सेब प्रकार की हम यहाँ पे बात करें तो केवल निचली सतह पर, यदि पत्ती की निचली सतह पर केवल रंध्र पाए जा रहे हैं तो उसको अपन सेब प्रकार के रंध्र कहेंगे। हाइपो स्टोमेटल उस पत्ती को कहा जाता है। दूसरे होते हैं जल लेली, इसको एपी स्टोमेटल कहा जाता है, यानी केवल ऊपरी सतह पर यदि पाए जा रहे हैं उसको अपन जल लेली प्रकार के कहेंगे। आलू होते हैं जो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, ठीक है, नीचे अधिक ऊपर थोड़े कम, ठीक है, नीचे अधिक होंगे ऊपर थोड़े कम होंगे, उसको अपन एम्फी स्टोमेटल कहेंगे, जो कि आलू प्रकार में पाए जाते हैं। तीसरा होता है जई जौ, इसमें कहते हैं एम्फी होते हैं, लेकिन दोनों पर कैसे होते हैं, समान, जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। अगला आता है हमारे सामने पोटोमेजिटोन, इसमें क्या होता है, जो रंध्र है वो एब्सेंट होते हैं या फिर निष्क्रिय होते हैं, इसको अपन ए स्टोमेटा भी कंडीशन कह देते हैं। आगे बात करते हैं खुलने व बंद होने के आधार पर भी कुछ ऐसा है, एक होता है अल्फा अल्फा, दूसरा होता है आलू प्रकार का, तीसरा होता है जई जौ प्रकार का, और चौथा होता है स्कोटो एक्टिव प्रकार का। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले अपन अल्फा अल्फा की बात करें तो ये केवल दिन में खुलते हैं और रात में कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आलू प्रकार के हमेशा ओपन रहते हैं, संध्या के समय अल्प समय के लिए बंद होते हैं। जई जौ की बात करें तो ये हमेशा बंद रहते हैं, संध्या में अल्प समय के लिए थोड़ा सा खुलेंगे। स्कोटो एक्टिव कैसे होते हैं, तो रात में ओपन होते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। ये कैम प्लांट्स में पाए जाते हैं, मरुद्भिद पादप में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पेपर में ये पूछा गया था कि कैम प्लांट्स के अंदर या फिर मरुद्भिद पादप के अंदर किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो स्कोटो एक्टिव प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब रंध्रों को खुलने और बंद होने के लिए क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसकी हम बात करें तो दो प्रकार के या फिर तीन सिद्धांत, और उसके लिए तीन सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला था स्टार्च शर्करा अंत्य परिवर्तन सिद्धांत, दूसरा था सायरे का पीएच परिवर्तन सिद्धांत, और तीसरा था सक्रिय पोटेशियम ट्रांसफर सिद्धांत, यानी कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्च शर्करा अंत्य परिवर्तन सिद्धांत की बात करें तो लॉयड नाम के साइंटिस्ट को दिया था,
1908 के अंदर। इसने क्या बताया कि दिन के समय स्टार्च जो है वो शर्करा के अंदर परिवर्तित हो जाती है और रात के समय शर्करा जो है वो वापस स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाती है, इसने ये बताया था। तो दिन के समय क्या होगा, स्टार्च जो है वो शर्करा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, जिससे रंध्र जो है वो खुल जाएंगे। इसके बाद रात के समय क्या होगा, शर्करा जो है वापस स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इसने ये बताया था। दूसरा साइंटिस्ट आया सायरे नाम का, इसने पीएच के लेवल पे इस चीज को बताया। पीएच में इसने क्या बताया कि स्टार्च और शर्करा में क्या होता है कि पीएच बढ़ जाती है। क्या होता है, पीएच बढ़ जाती है दिन में पीएच बढ़ जाती है, तो पीएच कितनी हो जाती है, बढ़कर 7 हो जाती है, तो स्टार्च जो है वो शर्करा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। रात में क्या होता है कि पीएच घट जाती है, जिससे शर्करा कहाँ हो जाती है, स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ये इसने पीएच लेवल पे बताया था। अब होता क्यों है, क्यों होती है, तो समझना कि रात के समय में जो गार्ड सेल होती है उसमें CO2 मिल जाती है और H2O मिलके कार्बोनेट आयन बना लेती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेती है, जिससे उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच क्यों कम हो जाती है, तो किसके बनने के कारण पीएच कम हो जाती है, हाइड्रोजन आयन बनने के कारण पीएच कम हो जाती है, ध्यान रखना। तीसरा जो सिद्धांत था वो था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो ए मायूरा और फ्यूजिनो ने बताया था। इसमें संशोधन किया था लेविट नाम के साइंटिस्ट ने 1974 के अंदर। इन्होंने क्या बताया कि मैलिक एसिड होता है एक, ठीक है, मैलिक एसिड का आयनन होने के बाद वो किस में बदल जाता है, तो एक तो H प्लस बन जाता है, दूसरा मेलेट, इन दो भागों में वो टूट जाता है और बाद में इसमें पोटेशियम आयन आके ये क्या बना लेता है, पोटेशियम मेलेट बना लेता है। H प्लस बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा और मोलेट के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, पोटेशियम मेलेट बना लेगा। अब क्या होगा, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सहायक सेल से पोटेशियम के प्रभाव को क्या कर देता है, रोक देता है, इसलिए प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम आयन के प्रभाव को कौन प्रभावित करता है, तो एब्सिसिक एसिड प्रभावित करता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक टॉपिक था कौन सा, रंध्र वाला, ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा गटेशन। अगला टॉपिक आता है हमारा गटेशन। गटेशन छोटा सा टॉपिक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द किसने दिया था, तो बर्जर स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इसको शब्द दिया था। रात्रि और प्रातःकाल में ये क्या होता है, संपन्न होता है। उपयोगी जो ऊतक है वो एपिथेलियम के लिए, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के अंदर पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। जो छिद्र होते हैं यानी कि जो गटेशन यानी बिंदु स्राव जहाँ से होता है, गटेशन को हिंदी में बिंदु स्राव कहा जाता है, तो जहाँ से ये होता है वो उनको हाइड्रोथोड़ कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे जो पानी निकलता है उसका स्वाद कैसा होता है, खारा होता है, ध्यान रखना। शाकीय पादपों में जो मेन पादप है जहाँ पे ये होता है कटेशन, तो उसके लिए गार्डन वाले पादपों में होता है नेस्ट्रियम कोलोस्पियम, कोलोकेशिया में क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ब्लीडिंग जो होती है वो क्या होता है, तो जाइलम के द्वारा जो श्राव होता है वो खारा होता है और फ्लोएम के द्वारा जो श्राव होता है वो मीठा होता है। यानी कि पादप कुछ श्रावित श्राव पदार्थ निकालते हैं और ये किसकी वजह से निकलता है, तो ये मूल दाब पर आधारित होता है। जितना ज्यादा मूल दाब होगा उतना ज्यादा क्या निकलेगा, श्राव निकलेगा। जैसे हम बात करें ताड़ी, ताड़ी कहाँ से निकलती है, तो टोडीपोम नाम के पादप से निकलती है और ये कितनी निकलती है, 50 लीटर पर डे के हिसाब से ये निकल जाती है, सर्वाधिक निकलती है ताड़ी, ध्यान रखना। ये क्या है, एक प्रकार की ब्लीडिंग है, श्रावण है। आगे बात करते हैं जल विभव अवधारणा की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वाटर पोटेंशियल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको प्रस्तुत करने वाले थे कौन थे, स्लेटियर और टाइलर ने इसको प्रस्तुत किया था। पुरानी अवधारणा क्या बताती थी कि जो डीपीडी है वो ओपी माइनस टीपी होता है, लेकिन नई अवधारणा ने क्या बताया कि साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर रिलेशन वाला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। वाटर रिलेशन वाला जो यूनिट है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने गटेशन यानी बिंदु स्राव पढ़ लिया, रंध्रों के बारे में पढ़ लिया, जल अवशोषण के बारे में पढ़ लिया, अंत्यचूषण पढ़ लिया, इसके बाद हमने रसारोहण एसेंट ऑफ सैप पढ़ लिया, बाष्पोत्सर्जन पढ़ लिया, पराशरण दाब के बारे में पढ़ लिया और विलयन के बारे में पढ़ लिया, पराशरण और विशरण, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए आगे बात करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखना, इसकी खोज की बात करें तो स्टीफन हेल्स ने इसकी खोज की थी, सीधा ये प्रश्न भी पूछा गया है पेपर के अंदर। यदि हम मुख्य उत्पाद की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य उत्पाद होता है और यदि हम इसके सह उत्पाद की बात करें तो ऑक्सीजन इसका सह उत्पाद होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले सत्य फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो पहली बार जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया था, तो वो थे ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आगे मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करूँ कि रूट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो एब्सेंट होती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद है, एक होता है ट्रापा, ठीक, और दूसरा होता है टीनोस्पोरा जिसे अपन ग्लोए कहते हैं। ट्रापा जो है वो सिंघाड़े को बोला जाता है, हिंदी में इसको सिंघाड़ा बोला जाता है, ध्यान रखना। टीनोस्पोरा होता है, इसको गिलोय बोलते हैं। ये दोनों अपवाद हैं क्योंकि इनकी जड़ें भी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, यदि हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कितनी है, तो 0.03%
क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण के अंदर। ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो एल्गी करते हैं, सर्वाधिक जो करते हैं वो एल्गी करते हैं। आगे बात करूं, प्रिस्टले नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, ये बात उन्होंने बताई। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट है मेयर, उन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस द्वारा सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। लाइट में होता क्या है, देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ब्लू जो कलर होता है, ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना। इसके बाद रेड कलर की जो लाइट होती है उसको सेकंड नंबर पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो जो इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो ब्लू रेड कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि हम फोटोसिंथेसिस के पीएआर की बात करें, पीएआर हमने वहां पे भी पढ़ा था, आपको पता होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ध्यान रखना है। यदि हम फोटोसिंथेसिस के रेट की बात करें तो रेड लाइट में या फिर रेड प्रकाश में, लाल प्रकाश में इसकी जो मैक्सिमम होती है रेट, और सेकंड नंबर पे ब्लू में होती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, देखना कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है कि जो NADBH2 हैं वो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं और NADS2 जो हैं वो रेस्पिरेशन में बनते हैं। याद कैसे करोगे, इसके बीच में P आ जाता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी P आ रहा है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, रेड ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखना, दोनों अलग हैं। फोटोसिंथेसिस का क्रिया स्पेक्ट्रम जो है वो रेड ब्लू होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो ब्लू रेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक क्वांटम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। क्वांटम रिएक्शन क्या होती है, तो एक अणु के निष्कासन के लिए कितने फोटोन आवश्यक होते हैं, 8 फोटोन आवश्यक होते हैं, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपन क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम दक्षता की बात करें, तो एक फोटोन द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा क्वांटम दक्षता कहलाती है। ठीक है, तो ये कितनी होती है क्वांटम दक्षता, 1/8 या फिर 12.5% होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन वर्णकों की बात कर लेते हैं, पिगमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए पिगमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरेटिनॉइड्स, और तीसरे होते हैं फाइकोलेंस। पहले क्लोरोफिल की बात करें तो इसकी खोज की थी पेल्टियर नाम के साइंटिस्ट ने। ये इनमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट के क्वांटासोम में कितने होते हैं, 230 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो एक प्रकार के रक्षी वर्णक होते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ तो इनके कलर की, तो ये पीले नारंगी रंग के होते हैं। आगे मैं बात करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। इनके यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। कैरोटीन के फॉर्मूले की बात करें तो C14 और H56, जेंथोफिल के फॉर्मूले की बात करें तो C40 H56O2। ठीक है, यदि मैं कैरोटीन के कलर की बात करूं तो ये नारंगी रंग का होता है, जेंथोफिल जो है वो पीले नारंगी रंग का होता है। ये कैरोटीन 3 प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन देखना तो गाजर में उपस्थित होता है, ध्यान रखना है आपको, और ये जो है विटामिन ए का पूर्वगामी होता है, प्रीकर्सर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर ये चीज़ पूछी गई है। आगे मैं बता दूं जो जेंथोफिल है वो पीले नारंगी रंग के होते हैं, और सबसे सामान्य रूप से जो जेंथोफिल पाया जाता है वो ल्यूटिन होता है, ध्यान रखना, और हरी पत्ती में जियाजेंथिन पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं फाइकोब्लेंस के बारे में। तो फाइकोब्लेंस जो है वो शैवालों में उपस्थित होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल जो है उनके टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए जो कि सार्वत्रिक रूप से पाया जाता है, दूसरा क्लोरोफिल वी होता है, तीसरा क्लोरोफिल सी होता है, फिर क्लोरोफिल डी है, फिर क्लोरोफिल ई है, फिर बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है जिसमें आगे यही सेम क्लासिफिकेशन है, ए बी सी डी और ई। एक होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, या फिर इसको अपन बैक्टीरियोविरिडिन भी कह देते हैं। यदि मैं संरचना की बात करूं, क्लोरोफिल की जो संरचना है बिल्कुल टेडपोल के समान संरचना होती है, ध्यान रखना है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। यानी कि यदि मैं बात करूं तो इसको टेट्रापायरोलिक मैग्नीशियम पोरफायरिन वर्णक कहते हैं, ध्यान रखना। इसका जो सिर होता है वो जलरागी होता है, और सेंट्रल में जो इसकी धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसकी जो पूर्ण जो हिस्सा होता है इसका वो कैसा होता है, जलविरागी होता है, या फिर जो पूंछ वाला हिस्सा होता है सिर के बाद वो जलविरागी होता है। और सिर और जो पूंछ है आपस में जुड़ी रहती है किस प्रकार से, जो इनमें 7th नंबर का कार्बन होता है उस पर प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड की सहायता से ये जुड़ती हैं, यानी कि सिर और पूंछ आपस में 7th नंबर कार्बन पर प्रोपियोनिक एसिड की सहायता से जुड़ती है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला भी पेपर के अंदर पूछा गया था। तो क्लोरोफिल ए के फॉर्मूला की बात करें तो C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी की बात करें तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा कार्बन, C54 सॉरी, हाँ, और H70, ये सॉरी H70 है, C70 नहीं, H70 O6N4Mg। ठीक है, मैंने इसको किस तरीके से याद किया था देखना, C55 72, मतलब यहाँ पे जैसे मैं इसको लिख लूँ इस सीक्वेंस में तो ये हैं,
ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था 55 72 54 mg, इस तरीके से याद किया था। और नीचे वाले को कैसे याद किया था 54 70 64 mg, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको याद किया था, आप भी याद कर सकते हो। आगे बात करें यदि हम, तो क्लोरोफिल ए होता है उसमें 3 नंबर जो कार्बन होता है उस पर मेथिल समूह पाया जाता है, और क्लोरोफिल बी होता है उसमें 3rd नंबर जो कार्बन होता है उस पर CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम के बारे में, यानी वर्णक तंत्र के बारे में। तो इमर्सन नाम का वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि 2 प्रकार के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जिसे अपन PS फर्स्ट कहते हैं, दूसरा होता है PS सेकंड जिसे अपन पिगमेंट सिस्टम सेकंड कह देते हैं। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है ये P700 इसको बोला जाता है क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की रेंज पे काम करता है, और दूसरा होता है P680 जो PS सेकंड होता है, ये 680 नैनोमीटर की रेंज पे काम करता है, ठीक है। यदि PS फर्स्ट के हम अभिक्रिया केंद्र की बात करें तो अभिक्रिया केंद्र P700 होता है, PS सेकंड के अभिक्रिया केंद्र की बात करें तो P680 होता है। इसी तरीके से इनको दूसरा नाम कहा जाता है ऊर्जा बंधक केंद्र भी कहा जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे PS फर्स्ट का ऊर्जा बंधक केंद्र क्या है तो P700 है, PS सेकंड का ऊर्जा बंधक केंद्र कौन सा है तो P680, आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम इनमें देखें कि कौन कौन से जो वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, तब जाके ये सिस्टम बनता है। तो PS फर्स्ट की हम बात करें जिसका अभिक्रिया केंद्र होता है P700, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो 2:1 में पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम PS सेकंड की बात करें जिसमें कि इसका अभिक्रिया केंद्र होता है P680, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो दोनों 1:1 में पाए जाते हैं। कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, फोटोक्विनोन पिगमेंट पाया जाता है, साइटोक्रोम B6 पाया जाता है, साइटोक्रोम F पाया जाता है और फाइकोबिलेंस नाम का पिगमेंट यहाँ पे पाया जाता है। इस तरीके से 2 पिगमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लाल पतन, ठीक है, और इसको अपन इमर्शन प्रभाव भी कह देते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है देखना, एक वर्णीय प्रकाश की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बहुवर्णीय प्रकाश में अधिक होती है, ठीक है। इसका जो प्रयोग किया गया था वो क्लोरेला सवाल पर किया गया था, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अब रेड ड्रॉप जो फिनोमिना है यानी कि लाल पतन होता है वो क्या होता है कि यदि हम किसी भी प्लांट के ऊपर यदि P680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश डालें, और प्रकाश कैसा होगा, एक वर्णीय प्रकाश होगा, तो फोटोसिंथेसिस की दर में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है, इसको लाल पतन कहा जाता है। इमर्शन इफेक्ट की कहें तो इमर्शन जो है उसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, इमर्शन प्रभाव को ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि P680 नैनोमीटर का प्रकाश और साथ में बहुवर्णीय प्रकाश होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रकाश डाला था एक वर्णीय प्रकाश, लेकिन यहाँ पे कैसा है, बहुवर्णीय प्रकाश हम डालें, और बहुवर्णीय प्रकाश जो है वो 680 नैनोमीटर से कम का यदि होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी रिएक्शन की अब यहाँ पे बात आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। इसको ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, 2 अलग अलग रिएक्शन में ये कंप्लीट होता है। कौन कौन सी रिएक्शन होती है ध्यान रखना, पहली रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन जिसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन जिसे अपन अप्रकाशक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना, जो लाइट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फोटो फोस्फोराइलेशन रिएक्शन भी उसे बोला जाता है, और डार्क रिएक्शन 3 चरणों में पूरी होती है, एक C3 साइकिल होती है, एक C4 साइकिल होती है और एक कैम साइकिल होती है, ठीक है। आगे बात करें, फोटो फोस्फोराइलेशन साइकिल है जिसे अपन लाइट रिएक्शन कह रहे थे, उसमें 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है ETS और जिसको अपन साइक्लिक भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन साइक्लिक ETS जिसको अपन जेड स्कीम कहते हैं। अभी इसको अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे। C3 की बात करें तो इसको कैल्विन वेंशन साइकिल भी बोला जाता है या फिर PGA साइकिल भी बोला जाता है। आगे बात करें C4 साइकिल की तो इसको H+Lex साइकिल बोला जाता है, OAA साइकिल बोला जाता है यानी कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड साइकिल बोला जाता है, DCA साइकिल बोला जाता है यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है, एक होता है कैम साइकिल। अब देखिए बात करते हैं अपन डिटेल में लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन होती क्या है। तो देखना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा सबसे पहले कि लाइट रिएक्शन का संपन्न स्थल कौन सा है, यानी कि कहाँ पे ये संपन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, तो हिल नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। इसमें होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन के लिए एटीपी का निर्माण होता है, ध्यान रखना। इसको अपन हिल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हिल ने इसको खोजा था तो अपने नाम पे इसने इसका नाम दे दिया। ये होती क्या है, तो लाइट फॉस्फोराइलेशन होता है यानी कि प्रकाश का फॉस्फोरीकरण होता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं लाइट रिएक्शन जो है इसमें 2 चीजें चलती हैं, एक इसमें साइक्लिक ETS चलता है, इसमें दूसरा नॉन साइक्लिक ETS चलता है जिसको अपन जेड स्कीम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक ETS के बारे में। साइक्लिक ETS का जो अभिक्रिया केंद्र है वो क्या है, P700 है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, तो फेराडॉक्सिन होता है या फिर FRS होता है जिसको फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ये मान के चलिए इस नोट्स में जो जो शब्द लिखा हुआ है एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो PS फर्स्ट का P700 होता है, ठीक है। इसमें ATP लाभ हमें कितना मिलता है, तो इसमें हमें 2 ATP का लाभ होता है, ठीक है।
दो एटीपी कैसे बनते हैं, एक जो फेराडॉक्सिन है वो साइटोक्रोम B6 के अंदर चेंज होता है तो एक एटीपी हमें यहाँ मिलता है, दूसरा जो साइटोक्रोम F के अंदर चेंज होता है तो दूसरा एटीपी हमें यहाँ मिलता है। तो टोटल हमें कितने एटीपी प्राप्त हो रहे हैं, 2 एटीपी प्राप्त होते हैं किससे, साइक्लिक ईटीएस से। अब आते हैं अपन किधर, नॉन साइक्लिक ईटीएस या फिर जिसे अपन जेड स्कीम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फोटोक्विनोन का पीक्यू या फिर प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की हम बात करें तो NADP होता है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसमें जो उपस्थित वर्णक केंद्र है यानी कि कहाँ पे ये होता है, तो ये PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उपस्थित वर्णक केंद्र का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसमें PS फर्स्ट भी पाया जाता है, PS सेकंड भी यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन सेंटर यहाँ पे कौन सा है, यानी अभिक्रिया केंद्र कौन सा है। जैसे आप देखोगे साइक्लिक ईटीएस के अंदर अभिक्रिया केंद्र कौन सा था, P700 था। वहीं नॉन साइक्लिक के लिए जो रिएक्शन सेंटर होता है या अभिक्रिया केंद्र होता है वो P680 होता है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से एटीपी का लाभ हमें कितना मिलता है। तो जो टोटल एटीपी हमें मिलते हैं वो टोटल एटीपी हमें 7 एटीपी मिलते हैं, ध्यान रखना। जिसमें से एक तो हमें एटीपी मिलता है शुद्ध एटीपी और 2 हमें NADPH2 मिलते हैं। और आपको पता है एक NADPH2 3 एटीपी हमें देके जाता है ईटीएस के अंदर। ठीक है, तो 2 NADPH2 हमें देंगे 6 एटीपी और 6 और 1 एटीपी ये रहा, यानी कि टोटल 7 एटीपी हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए। और यदि ये पूछे आपसे कि एटीपी शुद्ध एटीपी कितने प्राप्त हुए हैं, शुद्ध एटीपी कितने का लाभ हुआ है, तो 1 एटीपी हमें प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है, जब साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के अंदर चेंज होता है तो वहाँ से हमें 1 एटीपी प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं जो PS सेकंड होता है, ये खोए हुए इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कहाँ से करता है, तो ये जल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, वहाँ से ये अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक चक्र चलता है या फिर ईटीएस चलता है, इसमें आवश्यक आयन कौन सा होता है, तो क्लोरीन आयन और मैग्नीशियम आयन यहाँ पे मैग्नीज आयन यहाँ पे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। Mn है यानी कि मैग्नीज है और क्लोरीन माइनस आयन है। और ये जो है प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन का जो विमोचन होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो H2O के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो निकलती है। और इसको अपन क्या कहते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि टोटल किस तरीके से जो एटीपी है वो जरूरत होती है हमें, तो वो देखना, एक अणु ग्लूकोज के लिए 54 एटीपी आवश्यक होते हैं, यानी कि 54 एटीपी की आवश्यकता होती है एक अणु ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। अब किस तरीके से आते हैं 54 एटीपी, तो देखिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 के रूप में हमें जो है प्राप्त होते हैं, टोटल 54 एटीपी। जिसमें यदि शुद्ध एटीपी का लाभ पूछे तो 18 एटीपी तो हमें बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होते हैं, नेट प्राप्त होते हैं। और टोटल की पूछे तो हमसे 12 NADPH2 जो है, यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एटीपी ये हमें देगा। और 36 और 18 को यदि हम प्लस करेंगे तो 54 एटीपी टोटल आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यदि हमें 54 एटीपी आवश्यक होते हैं तो इसलिए जो लाइट रिएक्शन चलती है इसको 6 बार घूमना पड़ता है, यानी कि लाइट रिएक्शन जो है 6 बार होगी तब जाके हमें 54 एटीपी क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जो जीवाणुविक फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें जो PS सेकंड है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो इसके स्थान पर जो है यानी कि इसमें फोटोलाइसिस भी नहीं होगा और इसमें ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो भी नहीं होता है। DCMU की फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरोमेथिल डाइमेथिल यूरिया, जो कि अवरोधक के रूप में कार्य करता है, किसके, PS फर्स्ट के लिए अवरोधक का रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो अब डार्क रिएक्शन को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम बात करें डार्क रिएक्शन थी, तो डार्क रिएक्शन को दिया किसने था, ब्लैक मैन ने दिया था। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ब्लैक कैसा कलर होता है, डार्क कलर होता है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। ये होता कहाँ है, तो इसका जो स्थल है वो कौन सा है, स्ट्रोमा है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन बने हैं वो ये बने हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे संपन्न होती है, तो स्ट्रोमा में। इसको आप किस तरीके से याद करेंगे कि कोई व्यक्ति यदि ट्रॉमा में चला जाता है या फिर मैं बात करूं कोमा में वो कोई व्यक्ति चला जाता है, तो उस समय उसके सारी चीज़ें जो है वो डार्क हो जाती हैं, यानी कि उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा, इसमें होता क्या है, तो CO2 का अपचयन होता है, यानी कि CO2 जो है रिडक्शन होता है CO2 का। इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लैकमैन ने इसको खोजा था। दूसरा, इसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया या फिर इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी जो निर्भरता होती है वो ताप पर ये निर्भर करता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में 3 प्रकार के साइकिल चलते हैं, एक C3 साइकिल चलता है, एक C4 साइकिल चलता है और एक कैम साइकिल चलता है। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल जो है उसको कैल्विन वेंसिन साइकिल भी बोला जाता है। ये संपन्न होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रथम स्थायी उत्पाद इसका क्या होगा, तो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है 3PGA, जो कि कैसा है, एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। CO2 का जो अपघटन होता है या फिर CO2 का अपचयन होता है CO2 का, या फिर CO2 का स्थिरीकरण है वो कैसे होता है, देखना। CO2 का जो स्थिरीकरण है वो एक बार होता है, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कब होता है, तो रात के अंदर होता है। किसके द्वारा होता है, तो RUBP के द्वारा होता है। RUBP क्या है, रिव्यूलेज 1,5 बिसफॉस्फेट या फिर बाईफॉस्फेट।
ठीक है, इसके द्वारा होता है। और एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम होता है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे एंजाइम जो है वो काम आता है। आगे बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, तो आरयूबीपी CO2 का प्रथम ग्राही होता है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ध्यान रखना है। और जो आरयूबीपी है इसको ही आरयूएमपी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का जो बना था वो प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं कि डार्क रिएक्शन के C3 साइकिल में CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, तो आरयूबीपी यहाँ पे सही आंसर माना जाता है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये ताप पर निर्भर करती है, इसलिए इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यानी कि अनुकूलन ताप होता है वो कितना होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगली जो चक्र आता है हमारे सामने वो C4 साइकिल आती है। C4 साइकिल को किसने बताया था, तो कोल्ट व चेक के द्वारा इसको दिया गया था। इसमें होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण के दौरान 4 कार्बन कंपाउंड जो है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें तो इसका अध्ययन कहाँ किया गया था, तो गन्ने की पत्ती के अंदर इसका अध्ययन किया गया था। दूसरा, इसको हैच स्लैग साइकिल भी बोला जाता है। इसका जो संपन्न स्थल है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में ये संपन्न होता है, ध्यान रखना। इसमें भी क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है। अब इसमें खास बात क्या है वो देखना कि इसका जो अनुकूलन ताप है वो कितना है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं हम C3 साइकिल की बात करें तो वहाँ पे उसका अनुकूलन ताप कितना था, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। C4 साइकिल में क्या होता है, प्रकाशिक शोषण नहीं होता, अतः ये क्या है, अधिक दक्षिण। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो देखना, CO2 का स्थिरीकरण की हम बात करें यहाँ पे, तो C3 साइकिल में CO2 का स्थिरीकरण कितनी बार हो रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो पहला जो स्थिरीकरण होगा उसमें क्या होगा देखना, पहला जो स्थिरीकरण है वो होगा मीजोफिल के अंदर, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन करेगा, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट करेगा यानी कि PEP करेगा। तीसरा, इसमें सहयोगी एंजाइम कौन सा होगा, तो PEP कार्बोक्सिलेज इसमें सहायता करेगा। इसमें जो प्रथम उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, OAA बनेगा यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे प्रथम उत्पाद बनेगा। जब दूसरी बार इसका फिक्सेशन होगा यानी कि स्थिरीकरण होगा उस समय क्या होगा, तो देखना ये होगा कहाँ पे, तो ये बंडल शीथ के अंदर होगा। किसके द्वारा होगा, तो आरयूबीपी के द्वारा होगा। इसमें सहयोगी एंजाइम कौन होगा, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज होगा। और इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है C4 साइकिल में। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है या फिर स्थिरीकरण है वो C3 साइकिल में किस प्रकार होता है, ये हमने देख लिया। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 2 जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, जो C4 प्लांट है वो कौन कौन से हैं, एक बार तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा C4 प्लांट है, और एक बार ये पूछ लिया था निम्न में से कौन सा कैम पादप है। तो C4 प्लांट की हम बात करें तो देखिए, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, यूफोर्बिया, चीनोपोडियम हो गया, अमरेंथस हो गया और एट्री प्लेक्स हो गया, ये सारे कैसे हैं, C4 प्लांट हैं। एक जो अगला क्वेश्चन यहाँ से बना था प्रीवियस ईयर में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि C4 प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना कि निम्न में से कौन से पादपों के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है, तो C4 प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। दूसरा, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट होता है। अब आप पूछोगे क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है सर, तो क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, देखना पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट युक्त बंडल शीथ का पाया जाना क्या कहलाता है, क्रेन्स एनाटॉमी कहलाता है। इसकी जो खोज की गई थी वो गन्ने की पत्तियों में की गई थी, क्रेन्स एनाटॉमी की। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे तो द्विरूपी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है देखना, एक होता है मीजोफिल्स के अंदर और दूसरा होता है बंडल शीथ के अंदर। मीजोफिल्स के अंदर जो होता है उसका आकार छोटा होता है, संख्या में वो ज़्यादा होते हैं और ग्रेनासाइट होते हैं यानी कि सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। वहीं यदि हम बात करें दूसरा जो बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, संख्या में वो कम होता है और ग्रेनर रहित होता है यानी कि वहाँ पे ग्रेनर एब्सेंट रहती है। इस तरीके से हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों देख ली। अब हम कैम रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर कैम साइकिल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कैम ने जो है, कैम साइकिल जो थी उसमें टिंग ये इस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिए थे, इसके संकेत दिए थे। ठीक है, और इसको खोजा किसने था, तो रूहानी नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा था। कैम साइकिल का एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया था पेपर के अंदर कि कैम साइकिल में कैम की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। वापस देखना, क्रेसुलिएशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल क्या है, ये कैम साइकिल होती है। ठीक है, आगे बात करें, ये होता कहाँ है, तो क्रूसीलेसी कुल के पादपों में ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद कैम प्लांट के अंदर ये संपन्न होता है। तो कैम प्लांट कौन से होते हैं, मास्लोउद्भिद जितने भी पादप होते हैं उनको कैम प्लांट बोला जाता है। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था। इसके उदाहरण कौन कौन से कैम प्लांट के, तो नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ब्रायोफिल्लम हो गया, अनानास हो गया। ठीक है, इसमें जो CO2 फिक्सेशन है वो भी कितनी बार होता है, 2 बार होता है। और यदि हम मास्लोउद्भिद पादप की बात करें तो इसमें जो रंध्र है वो स्कैटो एक्टिव प्रकार के पाए जाते हैं। स्कैटो एक्टिव हम देख चुके थे रंध्र वाले टॉपिक में, प्लांट फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था। वापस आपको बता देता हूँ, रात में ये खुलते हैं और दिन में ये बंद हो जाते हैं। और कैम साइकिल में यदि हम बात करें, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन होता है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, ध्यान रखना। दूसरा, इसका जो फर्स्ट उत्पाद होता है वो भी कौन होता है, OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे सामने, वो है सीमाकारी कारकों का नियम।
इसको दिया किसने था, तो इसको भी ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, सीमाकारी कारकों का नियम क्या कहता है कि जो भी अभिक्रिया हो रही है वो उस चीज पर निर्भर करेगी जिसकी मात्रा उस अभिक्रिया में क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो कारक या फिर जो अभिकर्मक उसमें सीमाकारी नियम या फिर सीमाकारी रोल प्ले करेगा, वो अभिक्रिया उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस में सीमाकारी अभिकर्मक कौन होता है, तो CO2 होता है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको पता है CO2 वातावरण के अंदर कितनी होती है, 0.03% होती है। आगे बात करें सीमाकारी कारकों का नियम क्या कहता है, तो लिविंग के न्यूनतम सिद्धांत पर ये क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक होती है। इसके लिए प्रायोगिक सत्यापन किया था मोल की आधिपत्ति प्रयोग द्वारा, इसको सत्यापित किया गया था। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में लाइट आवश्यक है या लाइट जरूरी है, इसको गैनों के लाइट स्क्रीन जो प्रयोग था उसके द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब देखना एक छोटा सा चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया जिसमें अपन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर देख लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना था। तो C3 साइकिल में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है वो RuBP होता है और यहाँ पे क्या बन जाती है, CO2 होती है। साथ के साथ हमने फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो C4 प्लांट में क्या देखा था, PEP देखा था, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है और यही किसमें होता है, केम के अंदर भी होता है। इसी तरीके से हम बात करें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, तो यहाँ पे बनता है 3PGA। 3PGA फुल फॉर्म क्या होती है, तो 3 फॉस्फो गिल्सरेट यहाँ पे क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 4 कार्बनिक कंपाउंड होता है OAA। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा फोटो रेस्पायरेशन, इसकी बात करते हैं। देखिए, फोटो रेस्पायरेशन को जो है ग्लाइकोलाइट साइकिल भी बोला जाता है। ये C2 साइकिल होती है। इसकी खोज करी थी डेकर व थ्रियो नाम के साइंटिस्ट ने। चलती कब है, तो ये दिन के समय चलती है। इसमें जो है RuBP CO2 के अंदर नहीं बदलता और CO2 के अंदर नहीं बदलता तो 3PGA भी नहीं बनता। तो होता क्या है, RuBP जो है वो बंधुता दिखा देती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बंधुता दिखा देती है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर चूंकि ये कन्वर्ट हो रहा है इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्लाइकोलेट साइकिल रख दिया था। तो इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। जो फोटो रेस्पिरेशन है एक प्रकार का हानिकारक पद है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसका संपन्न स्थल कौन सा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये पेरोक्सीसोम में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है PYQs के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। पेरोक्सीसोम में क्या बनता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, सीरीन अमीनो एसिड बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए जो उपयोगी वर्णक होते हैं, जो नेसेसरी मैं बात करूँ पिगमेंट कौन से होते हैं, तो बैक्टीरियल विरिडीन जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं अपन, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी यहाँ पे उपस्थित या फिर मैं बात करूँ आवश्यक होते हैं। यदि संपन्न स्थल की बात करें कि कहाँ पे ये संपन्न होता है, तो ये क्रोमेटोफोर के अंदर ये संपन्न होता है। यदि इसके तरंग क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें 870 नैनोमीटर से लेकर 1020 नैनोमीटर तक इसका तरंग क्षेत्र होता है। यदि बात करें PS फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P890 इसका अभिक्रिया केंद्र होता है। अब बात करते हैं अपन जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की, क्योंकि लाइट आवश्यक होती है। तो लाइट में बात करें तो लाइट की जो तीव्रता होती है, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, वो सीधे सीधे प्रभावित करती है किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। यानी कि जितनी ज़्यादा तीव्रता रहेगी लाइट की उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें देखना एक पादप होते हैं हेलियोफाइट पादप, जो कि उच्च तीव्रता प्रिय होते हैं, यानी कि उनको लाइट ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। दूसरे पादप होते हैं शियोफाइट, यानी कि जिनको छाया प्रिय होती है, उनको छाया प्रिय पादप कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा लाइट की जो गुणवत्ता की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो बहुवर्णीय प्रकाश में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान रखना आपको, और लाल प्रकाश में जो मैक्सिमम होता है वो सेकंड ब्लू नंबर पे होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुवर्णीय जो प्रकाश होता है उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और यदि प्रकाश के कलर की बात करें तो जो रेड लाइट होती है उसमें मैक्सिमम होता है और ब्लू में सेकंड मैक्सिमम होता है। ग्रीन के अंदर कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ध्यान रखना। और स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाल नीला स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अवधि के बारे में, यानी कि लाइट कितनी देर तक पड़नी चाहिए। तो असतत में, यानी कि लाइट यदि एक तो ऐसा होता है सतत रूप से लाइट पड़ रही है और एक ऐसा होता है थोड़ी पड़ी फिर बंद हुई, थोड़ी पड़ी फिर बंद हुई, थोड़ी पड़ी फिर बंद हुई। तो ये वाली जो कंडीशन है नीचे वाली असतत में जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होगा और सतत में क्या होगा, कम होगा। यानी कि कंटिन्यूअस और इनकंटिन्यूअस की यहाँ पे बात हो रही है। चौथे नंबर पे दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे ताप की बात कर लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ताप
ताप गुणांक की बात करें, जो Q10 की वैल्यू होती है वो 2 से 2.5 होती है। CO2 की सांद्रता की हम यहाँ पे बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, यानी कि यदि CO2 की सांद्रता ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता की, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस की, यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता यदि ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बारवर्ग प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन। इसी तरीके से अगला हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन में सबसे पहला आता है हमारे सामने प्लावी शोषण। प्लावी शोषण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपयोग किया जाता है। जीव द्रव्य शोषण में किसका उपयोग होता है, तो प्रोटीन का उपयोग होता है। अब आगे बात करते हैं अपन, जो वायवीय शोषण होता है, इनकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो जितनी ऊर्जा उत्पादित होती है वो कितनी होती है, 686 कैलोरी या फिर 7.1 किलो कैलोरी। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हम अवायवीय श्वसन की बात करें यानी इनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो 28 कैलोरी होती है, या फिर मैं बात करूँ 0.028 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे बनती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेशन क्वोशेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं RQ। इसमें क्या होता है कि जो त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका अनुपात निकाल लें हम ग्रहण की गई ऑक्सीजन में, तो ये दोनों का जो रेशियो बनता है वो RQ बनता है, यानी कि रेस्पिरेशन क्वोशेंट बनता है, जिसकी वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है 1, प्रोटीन के लिए होता है 0.8, लिपिड के लिए होता है 0.7, कार्बोनिक अम्ल के लिए होता है, मैलिक अम्ल के लिए 1.34 होता है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए 4.1 होता है। केम पादपों के लिए दिन में ये 1.34 होता है और रात में ये 0 हो जाता है। अवायवीय शोषण के लिए ये क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। यानी कि कोई चीज़ नहीं पूछी गई है इसका मतलब ये नहीं है पूछी नहीं जा सकती, हो सकता है अगर पेपर आपका बहुत अच्छे लेवल का बने तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन यदि हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला जो सिस्टम आएगा वो कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। दूसरे नंबर पे क्रेब्स साइकिल चलेगी और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं। इसको EMP पथ भी बोला जाता है। इसमें वायवीय अवायवीय शोषण का ये उभयनिष्ठ पथ होता है, यानी कि यदि वायवीय शोषण होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, दोनों के लिए EMP पथ तो फॉलो करा ही जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। क्रेब साइकिल की बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसको बोला जाता है, TCA साइकिल इसको बोला जाता है, एम्फिओलिक पाथवे भी इसको बोला जाता है। ETS साइकिल की बात करें तो साइक्लोक्रोम सिस्टम इसको बोला जाता है, श्वसन श्रृंखला इसको बोला जाता है, या फिर श्वसन का अंतिम पद इसको बोला जाता है। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसको EMP पथ बोला जाता है। EMP की फुल फॉर्म की बात करें तो एम्बिडन, बेयरहॉफ और पार्नस। तो एक बार तो पेपर के अंदर यही पूछ लिया था, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में EMP की फुल फॉर्म क्या है या EMP में कौन कौन से वैज्ञानिक का नाम है। तो ध्यान रखना है, एम्बिडन, मेयरहॉफ और पार्नस, 3 साइंटिस्ट थे। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल पद की बात करें तो टोटल 10 पद होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, आगे हम बात करें कि इसका जो प्रथम पद का एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, जो कि फर्स्ट स्टेप के लिए एंजाइम आवश्यक होता है। इसमें यदि आयन की आवश्यकता पड़ती है तो मैग्नीशियम आयन में इसमें मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यदि बात करें कि अंतिम पद के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है, तो पायरुविक एसिड काइनेज नाम का एंजाइम है जो अंतिम पद के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी लाभ कितना होता है। एटीपी लाभ कितना होता है, तो कुल एटीपी हमें प्राप्त होते हैं कितने, 10, जिनमें से 4 एटीपी शुद्ध रूप से हमें प्राप्त होते हैं और 2 NADH2 के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यदि खर्च की बात करें तो खर्च हो जाते हैं हमारे 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। तो टोटल लाभ जो हमें प्राप्त होगा, यानी कुल एटीपी कितने प्राप्त होंगे, तो 8 एटीपी हमें टोटल यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वहीं यदि हमसे पूछा जाए शुद्ध एटीपी लाभ कितना है, तो शुद्ध रूप से हमें कितने एटीपी प्राप्त हुए हैं, 2 एटीपी प्राप्त हुए हैं। किस तरीके से देखना, टोटल एटीपी हमें कितने मिले, 10 टोटल एटीपी मिले, जिसमें से 4 एटीपी तो हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हुए हैं। बाकी ये 2 NADH2 हैं तो ये हमें कितने दे जाएंगे, 6 एटीपी देके जाएंगे। लेकिन ये शुद्ध एटीपी नहीं है, जब तक ये जो NADH2 है ये ETS के अंदर नहीं जाएगा तब तक इससे क्या नहीं मिलेगा, हमें एटीपी नहीं मिलेगा। तो ये शुद्ध एटीपी नहीं है। शुद्ध एटीपी हमें कितने मिल रहे हैं, 4 एटीपी मिल रहे हैं। इन्हें 4 में से हमने 2 को कर दिया खर्च, 2 को खर्च कर दिया तो हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 एटीपी हुआ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। अब देखना, मैंने यहाँ पे चरण बाई चरण लिख दिया था कि एटीपी कहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखना पहले और तीसरे जो पद आता है उसके अंदर एक एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो जाएगा। 5वें पद के अंदर 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो जाएंगे H3PO4 के रूप में। 6वें पद के अंदर 2 NADH2 बनेंगे। 7वें और 10वें पद में 2 2 एटीपी बनेंगे और 9वें पद में एक H2O बाहर निकलेगा। ये सारा एक समरी के रूप में हो गया, यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन में पद वाइज पूछ लिया जाए कि कौन से पद में क्या बनता है क्या निकलता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 6वें पद में क्या बनेगा, 1,3 PGA 1,3 डाई PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 9वें पद में क्या होगा, 2 PGA 2 PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 6वें पद में क्या बनेगा, 2 मोल बनने लगेंगे, यानी कि 6वें पद से क्या बनने लगेगा, 2 मोल बनने लगेंगे। उससे पहले पहले क्या बनते रहेंगे, एक एक मोल बनता रहेगा।
NADH2 की बात करें तो इससे हमें 3 ATP प्राप्त होते हैं, FADH2 की बात करें तो इससे हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं। ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब देखना होता कैसे है, सबसे पहले परफॉर्म होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद दो कंडीशन बनेंगी, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनेगा। तो देखना 2 ATP लेस हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले 2 ATP खर्च हो जाएंगे, फिर 4 ATP बनेंगे और 2 NADH2 बनेंगे। और एक होता है SLP, यानी 2 ATP SLP फॉर्म में, और एक होता है OP जो कि 8 ATP के रूप में प्राप्त होते हैं। SLP का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, SLP की फुल फॉर्म होती है सबस्ट्रेट लेवल ATP, यानी कि ऐसे ATP जो सबस्ट्रेट लेवल पर हमें प्राप्त होते हैं। तो वो कितने होते हैं, 2 ATP प्राप्त होते हैं। और दूसरा होता है OP, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो ATP प्राप्त होते हैं उनको OP ATP बोला जाता है, जो कि कितने प्राप्त होंगे, हमें 8 प्राप्त होंगे। तो यदि जो SLP होते हैं, SLP का मतलब होता है शुद्ध रूप से जो ATP हमें प्राप्त होते हैं उनको SLP बोला जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध ATP कितने प्राप्त होंगे, 2। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP कितने प्राप्त होंगे, 8 ATP प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैंने आपको बताया दो कंडीशन बनी, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। पहली कंडीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिंक रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, 2 NADH2 बनेंगे, तो टोटल हमें कितने ATP मिल जाएंगे, 6 ATP यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही लिंक रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो अगला साइकिल आ जाएगा हमारे सामने। अगला साइकिल कौन सा आ जाएगा, क्रैब साइकिल आ जाएगा। क्रैब साइकिल 2 बार फॉलो किया जाएगा। ठीक है। तो एक बार की क्रैब साइकिल में हमें कितने ATP प्राप्त होंगे, देखना 2 ATP प्राप्त होंगे, सॉरी क्या प्राप्त होगा, हमें 2 ATP प्राप्त होंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, 2 ATP प्राप्त होंगे, 2 FADH2 प्राप्त होंगे और 6 NADH2 यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है। अब इनसे हमें ATP कितने मिलेंगे, तो 2 ATP हमें शुद्ध रूप से मिल गए। 2 FADH2 से हमें 4 ATP मिलेंगे, क्यों, क्योंकि एक FADH2 हमें 2 ATP देके जाता है। तो 2 FADH2 कितने देंगे, 4 ATP देंगे। 6 NADH2 से हमें 18 ATP मिलेंगे, क्यों, क्योंकि एक NADH2 हमें 3 ATP देके जाता है। अब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो ATP प्राप्त हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, हमें 24 ATP प्राप्त हो रहे हैं। तो देखना वापस, ये 24 ये वाले ATP, 6 ये वाले ATP और हमारे कितने हो गए, 8 ATP ये वाले हो गए। ये सारे के सारे कौन से ATP हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले ATP हैं। तो टोटल ATP की हम यहाँ पे बात करें तो टोटल ATP हमें कितने मिलते हैं, 38 ATP हमें प्राप्त होते हैं एक बार के ग्लाइकोलाइसिस, या फिर मैं बात करूँ एक बार की रेस्पिरेशन में जो हमें प्राप्त होते हैं। टोटल कितने प्राप्त होते हैं, 38 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखना, यदि कंडीशन बनती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो अगला जो पद आएगा वो कौन सा आएगा, फर्मेंटेशन, यानी कि अगली प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन कहलाएगी। फर्मेंटेशन में क्या बनता है, एक तो एल्कोहल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। दो प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 NADH2 का जो है वो खपत हो जाती है और 2 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। लिंक रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि लिंक रिएक्शन कहाँ पे परफॉर्म होती है, तो लिंक रिएक्शन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर परफॉर्म होती है। आगे बात करूँ कि लिंक रिएक्शन में होता क्या है, तो देखना पायरुविक एसिड और कोएंजाइम ए दोनों मिलकर और NAD प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। पायरुवेट एसिड सॉरी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आपस में मिलकर एसिडिल कोएंजाइम ए बना देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बना लेते हैं, एसिडिल कोएंजाइम ए बना लेते हैं। और एसिडिल कोएंजाइम में कैसा है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, साथ में CO2 निकलती है और NADH निकलता है। जो सहकारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। सहकारक टोटल 5 होते हैं। एक लिपोइलिक अम्ल होता है, एक थाइमिन पायरोफॉस्फेट होता है, कोएंजाइम होता है, Mg प्लस होता है और NAD होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगला आता है हमारे सामने कौन सा, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो क्रैब साइकिल देखना, हैंस क्रैब ने इसको सबसे पहले देखा था। और कहाँ देखा था, कबूतर की जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर इसको देखा था। ये होता कहाँ पर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पोर्शन में चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है या फिर एम्फीबॉलिक पाथवे भी इसको बोला जाता है। इसमें भी टोटल कितने पद होते हैं, तो इसमें भी टोटल 10 पद होते हैं। इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो CO2 और जल बनता है। यदि हम इसमें ATP की बात करें कि टोटल कितने ATP बनते हैं या फिर ATP का क्या सिस्टम होता है, तो देखना सबसे पहले तो इसमें 2 CO2 निकल जाती हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अब ATP की बात करते हैं। एक अणु पायरुविक एसिड के पूर्ण ऑक्सीडेशन से हमें कितने ATP प्राप्त होते हैं, 15 ATP प्राप्त होते हैं। 15 किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो 4 तो NADH2 बनेंगे। 4 NADH2 का मतलब हो गया 4 × 3 = 12। एक FADH2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 यहाँ से प्राप्त होंगे और एक GTP के रूप में प्राप्त होगा। तो टोटल ये हम यदि करेंगे तो कितने 15 ATP हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। अब एक अणु एसिटिल कोएंजाइम ए के पूर्ण ऑक्सीडेशन से हमें कितने ATP प्राप्त होंगे, तो 12 ATP हमें प्राप्त होंगे। 3 NADH2 के फॉर्म में, एक FADH2 के फॉर्म में और एक GTP के रूप में प्राप्त होता है। आगे एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से क्रेब्स चक्र में ATP कितने प्राप्त होंगे, तो 30 ATP प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने ATP प्राप्त होंगे, 30 ATP प्राप्त होंगे। और ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो रहे थे, 8 ATP प्राप्त हो रहे थे। तो टोटल की हम यहाँ पे बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 38 ATP हो जाएंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से क्रेब्स चक्र में कितने ATP प्राप्त होंगे, तो 30 ATP प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
कैसे प्राप्त होंगे? तो 4 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP, ये कितनी बार फॉलो होगा? 2 बार फॉलो होगा क्रेब्स साइकिल। तो हमें कितने मिल जाएंगे? 30 ATP मिल जाएंगे। आगे देखना, प्रीवियस ईयर के अंदर ये चीज़ पूछी गई है, कौन सी? एकमात्र 5 कार्बन वाला मध्यवर्ती जो उत्पाद है वो कौन सा होता है? तो ये उत्पाद है जो मध्यवर्ती होता है, केवल और केवल एकमात्र ऐसा जिसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, आगे देखना, क्रेब्स चक्र के कुछ मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं जैसे कि सक्सेनिल कोएंजाइम हो गया, ये सजीवों में क्या करता है? कुछ निर्माणकारी क्रिया जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पोरफायरिन वर्णक के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फिबोलिक पाथवे कहा जाता है। अब कुछ चीजें इधर यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखना, एक 4th नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर के जो पद होगा, जो स्टेप होगा, उसमें क्या क्या मिलेगा? एक एक NADH2 हमें प्राप्त होगा। दूसरा, 8वें पद में हमें एक FADH2 प्राप्त होगा, 7वें नंबर पे एक GTP प्राप्त होगा, 5वें 6वें नंबर में हमें CO2 प्राप्त होगी, यानी कि 2 अणु CO2 के प्राप्त होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख ली थी कि कौन सी चीजें किस हिसाब से बनेंगी। तो सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, फिर सिट्रेट बनेगा, फिर आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बनेगा, फिर सक्सेनिक एसिड बनेगा, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फिर मेलेट बनेगा, फिर ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा। और सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है उसके लिए पूरी सिटी को क्या कर दिया? कीप साइलेंट कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हो जाता है? क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन किसके बारे में? ईटीएस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लेते हैं। देखिए ईटीएस में होता क्या है? तो ईटीएस में 5 साइटोक्रोम भाग लेते हैं, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। और साइटोक्रोम का सही क्रम आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो एक होता है साइटोक्रोम बी, एक होता है साइटोक्रोम C1, एक होता है साइटोक्रोम सी, एक होता है साइटोक्रोम ए और एक होता है साइटोक्रोम A3। ये क्वेश्चन बनेगा। ईटीएस में जो अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। और ईटीएस का जो संपन्न स्थल है, यानी कि ईटीएस होता कहाँ पे? तो ऑक्सीजोम के अंदर या फिर F1 पार्टिकल के अंदर ये होता है। अब क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन में कुछ शटल भी कार्य करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रकार के शटल होते हैं, एक मेलेट स्पार्टेट शटल होता है और एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है। दोनों की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो मेलेट स्पार्टेट शटल होता है वो उच्च दक्षता वाला होता है। एक ग्लूकोज अणु से हमें 38 ATP देके जाता है। यदि बात करूँ ये कहाँ पे होता है? तो हार्ट सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर, किडनी सेल्स में ये चलता रहता है, यानी कि वहाँ पे ये उपस्थित होता है। यदि मैं बात करूँ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या खास बात है? देखना, ये कम दक्षता का शटल होता है। एक अणु ग्लूकोज से 36 ATP हमें देके जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? DHAP के कारण 2 इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। श्वसन के कुछ वैकल्पिक पथ हैं, यानी कि मान के चलिए रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी, तो उसके लिए क्या होता है? तो वैकल्पिक पथ के लिए कौन से होते हैं? 36 ATP प्राप्त होते हैं। और यदि रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 38 ATP मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि वो एक वैकल्पिक पथ है, इसके लिए कितने ATP बनेंगे? 36 ATP बनेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे PP कहते हैं, या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, जिसे HMP शंट कहते हैं, या फिर बारवर्ग डिफेंस पाथवे, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। ये सारे क्या हैं? श्वसन के वैकल्पिक पथ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन को कौन कौन से जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं ऐसे जो कि प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे सामने ताप की। तो ताप 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ताप गुणांक होता है वो इसका कितना होता है? 2.3 होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो रेस्पिरेशन की बिल्कुल इसके अपोजिट चलती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको बारवर्ग प्रभाव कहा जाता है। विलोपन बिंदु का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन की सांद्रता जिस पर अवायवीय श्वसन क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, और वायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाए, उसको क्या कहते हैं? विलोपन बिंदु कहा जाता है। अगला एक संक्रमण बिंदु होता है, यानी ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों बराबर होने लग जाए। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन की, जिसे अपन किण्वन कहते हैं। तो इसकी खोज की थी लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने। तो फर्मेंटेशन अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अंतिम उत्पाद एथेनॉल बनता है। एक एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन बनता है, जिसमें एसिटिक एसिड एक अंतिम उत्पाद बनता है। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड अंतिम उत्पाद बनता है। और एक ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जिसमें ब्यूटारिक एसिड अंतिम उत्पाद बनता है। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम का जो फंगस होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध यही वाला जो फर्मेंटेशन है वो चलता है। यदि एसिडिक एसिड की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें एसिडोबैक्टर एसिटी का यूज़ किया जाता है, जो वायु की उपस्थिति में पाया जाने वाला किण्वन है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसके लिए LAB की आवश्यकता पड़ती है, इनकी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बोसगेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये 3 की आवश्यकता पड़ती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए। आगे बात करते हैं ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारियम की या ब्यूटारिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे सामने, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी किस चीज़ से हमें कितने ATP मिलेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? 2 ATP पहले खर्च हो जाते हैं। वापस लेता हूँ, देखना 2 ATP यहाँ पे क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। फिर 4 ATP प्राप्त होते बनते हैं और 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। यदि मैं बात करूँ कितने 8 ATP टोटल हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध ATP की बात की जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध ATP कितने बनेंगे? 2 ATP बनेंगे। आगे बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। लिंक रिएक्शन में देखना क्या होता है? 2 CO2 हमें प्राप्त हो जाते हैं, प्लस साथ में साथ 2 NADH2 हमें मिलते हैं। 2 NADH2 से हमें टोटल कितने ATP प्राप्त होंगे?
6 एटीपी प्राप्त होंगे। लेकिन यदि शुद्ध एटीपी पूछा जाए तो शुद्ध एटीपी कितने हो जाएंगे? 0। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की। तो क्रैब साइकिल देखिए 2 बार परफॉर्म होगा तो इसमें 6 NADH2 हमें मिलेंगे, 2 FADH2 हमें मिलेंगे और 2 GTP हमें मिलेंगे। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो टोटल कितने एटीपी हो गए? 24 एटीपी यहाँ पे हो गए, प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ से मिल जाती है। तो यदि हम टोटल में देखें तो टोटल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई? 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, 4 तो यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे हो गई। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम एटीपी की बात करें तो 24 एटीपी ये रहे, 6 एटीपी ये रहे और 8 एटीपी ये रहे। यदि हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितने एटीपी बन जाएंगे? 38 एटीपी बन जाएंगे। और शुद्ध जीटीपी की बात करें तो शुद्ध जीटीपी कितने बनते हैं? 2 जीटीपी शुद्ध रूप से बनते हैं। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी सारी, जो कि हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ ली। आगे देखिए अगली यूनिट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इस वीडियो की सबसे लास्ट यूनिट है। इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसमें से सीधे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना, कोशिका वृद्धि में विभज्योतक की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखना, इसमें 3 विभज्योतक की हमें बात करें तो इसमें 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले होता है एपिकल मेरिस्टेम, फिर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और फिर होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो ये उत्पत्ति में प्राथमिक होता है, यानी कि प्राइमरी होता है। पादप की लेंथ में ये क्या कराता है? ग्रोथ कराता है और ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि हम बात करें इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की, तो ये उत्पत्ति में प्राथमिक होता है। लंबाई में की वृद्धि में ये सहयोग करता है, यानी कि लंबाई बढ़ाता नहीं है लेकिन वृद्धि में ये क्या करता है? सहयोग करता है। अंत में ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। सीधे सीधे मतलब एक एक लाइन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम में। उत्पत्ति में ये द्वितीयक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा अगला, निर्माण स्थायी ऊतक से डी डिफरेंशिएशन विधि द्वारा इसका होता है और मोटाई में ये वृद्धि कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ये चीज जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा मेरिस्टेम का भाग सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है या फिर मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो मोटाई कराता है। आगे बात करते हैं, जो मेज की रूट होती है यानी कि मक्के की जो जड़ होती है, उसमें 17,500 सेल प्रति होवर के हिसाब से जो है विभज्योतक जो है विभाजन करता है। इसी तरीके से क्या होता है कि वाटरमेलन में 3,50,000 टाइम्स जो इसकी साइज़ है वो ज़्यादा हो जाती है वाटरमेलन में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो पोलन ट्यूब है उसकी लंबाई बढ़ाने में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। देखना, एलोंगेशन में हेल्प कौन करता है? तो वैक्यूल्स जो होती हैं एलोंगेशन में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं और इनमें हेल्प होती है। आगे बात करते हैं वृद्धि वक्र के बारे में, यानी कि जो इनकी ग्रोथ कर्व होता है वो किस तरीके से बनता है। तो इसको बताया था सबसे पहले वॉन सच नाम के साइंटिस्ट ने। जो इसका लैग फेज होता है वो वृद्धि की दर धीमी होने पर बनता है। लॉग फेज जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अत्यंत तीव्र होता है। और जो स्टेटिंग फेज होता है वो वृद्धि की दर को नियत होने की स्थिति बताता है। यदि शेप की बात करें तो एस शेप का होता है, ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यही जो ग्रोथ कर्व है वो कैसा हो जाता है? जे शेप का हो जाता है। यदि मापन की बात करें तो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अनुकूलन ताप होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अगला टॉपिक आता है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें अपन एंजाइम्स की हार्मोन्स की बात करेंगे। पादप हार्मोन जो होते हैं, ये इसको बताया किसने था? तो वॉन सच नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। इसमें क्या होता है? फाइटो हार्मोन जो वर्ड है वो किसने दिया था? थीमेन ने दिया था। स्टर्लिंग ने क्या बताया था? ग्रोथ हार्मोन नाम दिया था। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। आगे बात करते हैं पीजीआर जो है यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो 2 प्रकार के होते हैं। इंड्यूसिंग होते हैं यानी कि प्रेरक होते हैं, और एक संदमक होते हैं जो रोकने वाले होते हैं। ठीक है। इंड्यूसिंग की बात करें तो उसमें ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है और साइटोकाइनिन आता है। वहीं यदि हम संदमक की बात करते हैं उसमें इथाइलिन आता है और एब्सिसिक एसिड आता है, 2 आते हैं। एक एक की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इंड्यूसिंग में हमारा पहले नंबर पे आता है कौन सा? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इसके लिए है पहला डिस्कवर पीजीआर है, यानी कि यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा था जो खोजा गया था, तो आपको बताना है ऑक्सिन था। FW वेंट नाम का साइंटिस्ट था जिसने ऑक्सिन की जो सांद्रता है वो उसने बताई थी कि प्रकाश क्षेत्र में 35% होती है, अप्रकाशिक क्षेत्र में 65% होती है और ऊपर से नीचे जो विसरित होता है वो 16% होता है। ऑक्सिन का जो मिश्रण होता है वो कहाँ होता है? ऊपर से नीचे होता है, क्योंकि एपिकल जो पार्ट होता है यानी कि टॉप वाला पार्ट होता है वहाँ बनता है और वहाँ से नीचे की तरफ ये आता है। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, तो ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमीनो एसिड है वो आवश्यक होता है। आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो जिंक पोषक तत्व इसके लिए आवश्यक होता है। ये बनता कहाँ पे? तो ये सूट एपेक्स के अंदर बनता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो प्ररोह होता है ये यहाँ पे इसकी जड़ हो गई किसी भी पादप की, और ये इसका तना हो गया। तने का ये जो प्ररोह वाला भाग होता है इसमें बनता है और बनने के बाद ये कहाँ? नीचे की तरफ मिश्रण विधि से फैलता है। आगे बात करते हैं कोगल हेजन स्मिथ नाम का साइंटिस्ट ना, इसने किसको क्या किया था? यूरेन के अंदर ऑक्सिन ए नाम का जो एसिड है उसको खोजा था और ऑक्सिनो ट्राइगोलिक एसिड उसको बताया था। ठीक है। मक्का के बीज की हम बात करें तो उसमें ऑक्सिन बी पाया जाता है जो कि ऑक्सिनोकोनिक एसिड होता है। ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो जो यूरिन है उसके अंदर हेटेरो ऑक्सिन पाया जाता है। जेई के प्रायंकर चोल में क्या पाया जाता है? IAA पाया जाता है, जिसको किसने खोजा था? FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, जो कि एक नेचुरल ऑक्सिन होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और ये किसको कराता है? पार्थिनोकेर्पी को
पार्थेनोकार्पी को क्या कराता है, इंड्यूस कराता है, यानी कि उसको बढ़ाने में मदद करता है। एक होता है TIVA। TIVA क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये क्या करता है, काम करता है, और घाव वाले स्थान पर ये ट्रोमेरिक एसिड के रूप में बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है और एक कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। यदि प्राकृतिक की बात करें तो IAA और IBA बनता है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो जाइलम डिफरेंशिएशन में ये मदद करता है, पार्थेनोकार्पी में ये हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में ये मदद करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रूटिंग में हेल्प करता है और फ्लावरिंग में ये हेल्प करता है। यानी कि ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों को इंड्यूस करने का काम करता है, इनको बढ़ाने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने आता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल कुछ ऑक्सीजन आते हैं, जिसमें NaA आता है, NaAM आता है, 2,4-D आता है। ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम ऑक्सीजन है, तो 2,4-D इसमें राइट आंसर आएगा। इसके अलावा 2,4,5T, ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद IPA हो गया। ये सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है यानी कि हार्मोन आता है, वो आता है जिब्रेलिन। कौन सा आता है, जिब्रेलिन आता है। ठीक है, इसमें क्या था देखना कि जब इसकी खोज हुई उस समय क्या हुआ, एक नया डिजीज आया, बकेने का रोग या फिर मूर्ख नवोद्भिद रोग। ठीक है, इस रोग का अध्ययन किया था किसने, होरी नाम के साइंटिस्ट ने। फिर दूसरा एक साइंटिस्ट आया, कुरोसोवा स्वाडा। इसने क्या किया, इस रोग का कारक बताया जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक को। जिब्रेला फ्यूजिकोराई क्या है, एक प्रकार का कवक है जो कि एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित रखता है, यानी एस्कोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, युवाता हायासा। इसने क्या किया, इसमें जिब्रेलिक एसिड प्राप्त किया। इससे कौन सा एसिड प्राप्त किया, जिब्रेलिक एसिड प्राप्त किया, जिसे जिब्रेलिन नाम दिया गया। ठीक है, वर्तमान में हम बात करें तो 136 प्रकार के जिब्रेलिक एसिड जो है प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 20 जिब्रेलिक एसिड ऐसे हैं जो कि इसी कवक से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, यानी कि ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये बनता कहाँ पर है, तो ये संपूर्ण पादप के अंदर बनता है, कोई पर्टिकुलर इसका भाग नहीं है। यदि हम बात करें कि इसका संश्लेषण किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए मेबलोनिक एसिड साइकिल चलती है, जिसके द्वारा ये जिब्रेलिन बनता है प्लांट के अंदर। ये कहाँ उपयोग होता है, तो ये किण्वन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड 3 है, वो नेचुरल है और सबसे प्रभावी प्रकार का क्या है, जिब्रेलिन है, प्लांट रेगुलेटर है या फिर प्लांट हार्मोन है। आगे बात करते हैं कि इसका जो श्रेय है, खोज का श्रेय किसको जाता है, तो कुरोसोवा नाम के साइंटिस्ट को जाता है। एक बार तो यही प्रश्न पेपर के अंदर पूछ लिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कार्य से ही पूछा जाए, कई बार खोज से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जिब्रेलिक एसिड है इसका प्रीकर्सर कौन होता है, यानी कि पूर्वगामी कौन होता है, तो इसका प्रीकर्सर होता है एसिटिल कोएंजाइम A। यदि हम बात करें ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये रासायनिक दृष्टि से कैसा होता है, तो ये रासायनिक दृष्टि से डाइटरपीन्स होते हैं, ध्यान रखना। अब अगला इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए जिब्रेलिन यदि हम शब्द लिखेंगे तो जिब्रेलिन को अपन शॉर्ट फॉर्म में GBR लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन को अपन शॉर्ट फॉर्म में AUX लिख सकते हैं। ऐसे ही जिब्रेलिन को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो GBR लिख सकते हैं। तो GBR क्या होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। अब देखना, शॉर्ट फॉर्म है तो GBR में G से अलग बनेगा, B से अलग बनेगा, R से अलग बनेगा। G से हम यदि बात करें तो यदि गन्ने का कहीं भी नाम आ जाए, ठीक है, इसके बाद यदि अंगूर का कहीं भी नाम आ जाए कि अंगूर में यदि कोई वृद्धि हो रही है, कुछ का विभाजन हो रहा है या फलों की संख्या बढ़ रही है, तो ये जो फ्रूट्स के नाम मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिए। जैसे यदि शुगर केन का आ जाए पेपर के अंदर कि गन्ने से रिलेटेड कोई सवाल आया है, या फिर ग्रेप से रिलेटेड कोई सवाल आया है, गोभी से रिलेटेड, कैबेज से रिलेटेड कोई सवाल आया है, तो वहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, जिब्रेलिन जाएगा। एक चीज़ तो आप ये याद कर सकते हो। और कैसे याद करोगे, गन्ना भी जी से शुरू होता है, ग्रेप्स भी जी से और गोभी भी जी से शुरू होती है, तो वहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन लिए गए हैं ये सारे NCERT से हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा 100%। इसके बाद देखना, ग्रोसरी। ग्रोसरी एक तरह का जब अपन लेने जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं। तो होता क्या है कि जो मार्केट पीरियड होता है, क्या होता है, मार्केट पीरियड होता है वो इंक्रीज कर देता है किसी भी फल का। ठीक है, किसका, फल का मार्केट पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा। मार्केट पीरियड का मतलब क्या होता है वो समझना, कि जो फल हैं उनकी खराब होने का जो समय होता है, खराब होने का समय होता है, उसको ये बढ़ा देता है। यानी कि खराब होने में समय उनको ज़्यादा लगता है, ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ज़्यादा समय तक मार्केट में रहेंगे, ज़्यादा समय तक मार्केट में रहेंगे तो ज़्यादा किसान का फायदा होगा, यानी कि मार्केट पीरियड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरा B की तरफ आते हैं, तो इसमें एक होता है बोल्टिंग इफेक्ट और दूसरा होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है, बोल्टिंग इफेक्ट को ये बढ़ाता है, दूसरा ब्रूइंग इंडस्ट्री क्या होती है, तो मल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये बढ़ाने का काम करता है दोनों। तीसरी यदि हम R की बात करें तो एक रोसेट हैबिट होती है, उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। रोसेट हैबिट का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल में एक नोड निकलती है और सारी पत्तियां इस सेंट्रल के चारों तरफ ही वृद्धि करती रहती हैं, चपटी प्रकार की पत्तियां होती हैं और कुछ इस प्रकार से पादप जो है ग्रोथ करता रहता है। तो ये जो रोसेट, इसको बोला जाता है रोसेट हैबिट। तो ये जो रोसेट हैबिट है इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन कराता है, जिब्रेलिन कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अगला आता है हमारे सामने जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में आपको एक चीज़ समझनी होगी, इसमें एक शब्द आ रहा है काइनिन। काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। काइनिन का मतलब क्या होता है, डिवीजन।
ठीक है, जैसे हम एक प्रोसेस देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, तो वो ही प्रोसेस है साइटोकाइनिन। काइनिन का मतलब होता है डिवीजन और साइटो का मतलब होता है सेल। यानी कि ये कुछ भी कराएगा लेकिन ये क्या कराएगा, सेल डिवीजन जरूर कराएगा। तो जहाँ भी सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपका, तो वहाँ पे आपको बिना देखे ही साइटोकाइनिन लगा देना है। ठीक है, इसके हम खोज की बात करें तो मिलर और क्रूब नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। कहाँ खोजा था, तो मछली के जो स्पर्म होते हैं उसके डीएनए से प्राप्त किया था काइनेटिन को। किसको प्राप्त किया था, काइनेटिन को प्राप्त किया था, ध्यान रखना। इसके बाद लेथम नाम का साइंटिस्ट था जिसने जीएटिन से प्राप्त किया था, और ये बताया था कि ये जो व्युत्पन्न होते हैं किसके, एडेनिन के व्युत्पन्न होते हैं, जीएटिन। इसके बाद यदि हम इसके संश्लेष स्थल की बात करें तो रूट एपेक्स में ये बनता है। कहाँ बनता है, रूट एपेक्स में बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सेल डिवीजन है ये कहाँ कराता है, शूट वाले पार्ट में ये कराता है, ध्यान रखना। तो शूट वाला पार्ट होता कैसे है, देखना, ये मान के चलिए ग्राउंड है यानी कि ये धरती है, इससे पादप का ऊपर वाला भाग होता है उसको शूट बोलते हैं। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो भाग होता है यानी कि जो जड़ होती है वो किसके अंदर आती है, रूट वाले भाग के अंदर आती है। तो जो भी काम होगा सेल डिवीजन वो शूट वाले पोर्शन में होगा इसमें। ठीक है, देखना, जैसे शूट वर्ड्स में यदि हम बात करें उनमें वृद्धि होगी, सेल डिवीजन होगा तो कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन करवाएगा। लीप्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनमें वृद्धि होगी तो कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन करवाएगा। इसी तरीके से हम बात करें लेटरल जो शूट होती हैं, ठीक है, वो उनमें वृद्धि कौन कराता है, तो साइटोकाइनिन कराता है। फ्रूट्स की हम बात करें तो फ्रूट्स भी कहाँ होते हैं, शूट वाले पार्ट पर होते हैं। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, शूट वाले पार्ट का हिस्सा हैं। इनमें जब वृद्धि होगी तो वृद्धि कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन करवाएगा, एक चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ पाया जाएगा, शूट वाले पोर्शन में पाया जाएगा। एडवेंटिशियस जो शूट होता है, और इसके बाद लीफ सेंसिसेंस जो होता है उनमें वृद्धि कौन कराता है, तो साइटोकाइनिन कराता है। एक तरीके से सेल डिवीजन जहाँ पे भी आ जाए वो सारी चीजें आपको साइटोकाइनिन से रिलेट करके लगा देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे सामने आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि हमने ग्रोथ जो बढ़ाने वाले हैं उनको तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ को रोकने वाले यानी कि वृद्धि संदमक एक प्रकार के। तो एक ओसबर्न नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे सबसे पहले। अब देखना, ग्रोथ इनहिबिटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, एक होता है क्या, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कौन सा, कृत्रिम। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृत्रिम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो कृत्रिम जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, मोरफेक्टेंस कहते हैं। प्राकृतिक दो हैं हमारे सामने, एक आती है इथाइलिन और दूसरा आता है एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड। क्या आता है, एब्सिसिक एसिड। आगे बात करते हैं, देख लें। सबसे पहले इथाइलिन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इथाइलिन में क्या खास बात है, देखें इथाइलिन में क्या होता है, देखना, इसका जो फॉर्मूला है एक बार तो यही पेपर के अंदर पूछा था कि कौन सी इनमें से इथाइलिन है। दूसरा, एकमात्र ऐसा है जो गैस के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये गैस के रूप में पाया जाने वाला एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसने बताया था, तो गेने ने इसकी खोज की थी। आगे बात करें, मिथ्योनिन अमीनो एसिड से इसको क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो फल को पकाना यानी कि फ्रूट रिपिंग जो है इसका कार्य होता है। कृत्रिम की बात करें यानी कि कृत्रिम एथिलीन, या फिर मैं बात करूं इथाइलिन कौन सी होती है, या फिर इथाइलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा होता है, तो वो होता है इथेफेन। खोसा होता है इथेफेन। इथेफेन जो है एक प्रकार का, या फिर दूसरा होता है कार्बाइड। ठीक है, ये दोनों क्या है, मार्केट में यूज़ किए जाते हैं और ये कैसे आर्टिफिशियल होते हैं। यदि हम बात करें कि इसका और कार्य क्या है, तो ये तने की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है, तने की मोटाई को बढ़ाता है। पार्श्व जड़ों का यानी कि लेटरल जो रूट होती हैं उनके विकास में ये हेल्प करता है। जब लेटरल रूट्स का ये विकास करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि प्लांट की क्या बढ़ेगी, या रूट की जो मोटाई है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो पुष्पन होता है यानी कि फ्लावरिंग होती है उसको ये बंद करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसका अपवाद है, पुष्पन को वैसे तो ये बंद कराता है, होने नहीं देता, लेकिन इसका अपवाद है अनानास और लीची, इनमें ये क्या करता है, पुष्पन करा देता है। इसके बाद हम बात करें, जीर्णता को ये बढ़ाता है, जीर्णता यानी कि एजिंग को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे फल जो है जल्दी पक जाते हैं। फीमेलनेस को ये वहाँ पे बढ़ा देता है, यानी कि वहाँ पे जो एक जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो आप बढ़ जाते हैं। अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन को ये नहीं होने देता, उसको रोक देता है। इसके बाद ये कैसा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कैसा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला, यानी कि 3 प्रकार से ये रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। पेपर के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है, तो एब्सिसिक एसिड को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसको कपास से प्राप्त किया जाता है। एप्सिसिन जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, यानी कि सुषुप्तता को ये क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाने का काम करता है। यदि हम बात करें 10⁻⁻6 मोल से ज़्यादा इसकी सांद्रता बढ़ा ली जाए तो ये वृद्धि निरोधक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसको अब एक चीज़ और आती है हमारे सामने, एब्सिसिक एसिड जो है इसको एजीए भी बोला जाता है। एजीए का मतलब क्या था, एंटी जिब्रेलिक एसिड, यानी कि जिब्रेलिक एसिड के जस्ट अपोजिट ये काम करता है। तो ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछा गया है कि एजीए के रूप में कौन कार्य करता है, तो एबीए को ही क्या बोला जाता है, एजीए बोला जाता है, यानी कि ये जिब्रेलिक एसिड के जस्ट अपोजिट काम करता है। दूसरा, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं, जब इसका स्ट्रेस होता है प्लांट के अंदर तो ये स्टोमेटा को क्या करा देता है, क्लोज करा देता है, बंद कराने का काम करता है।
ठीक है। इस तरह से हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, प्लांट हार्मोन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने दीप्तकालिता। दीप्तकालिता को बोला जाता है फोटोपीरियोडिज्म, यानी कि प्रकाश की जो अवधि होती है वो कितने टाइम तक पादप पर पड़ेगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि उस वो जो फिनोमिना है उसको दीप्तकालिता बोला जाता है, यानी कि प्रकाश कितने समय तक प्लांट्स पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करें, देखना पादप का जो उद्दीपक अंग होता है उसको पत्ती कहते हैं। इसके आधार पर हमने दीप्तकालिता के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग है कौन सा, एलडीपी। एलडीपी की फॉर्म होती है लॉन्ग डे प्लांट, या फिर उनको शॉर्ट नाइट प्लांट बोला जाता है, यानी कि ऐसे पादप जो कि ज़्यादा समय, जो दिन का जो ज़्यादा समय होता है उसको पसंद करते हैं, उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, यानी कि दिन जो है उनको लंबा चाहिए। ठीक है, इस या फिर इसका अपन अपोजिट बात करें तो उनको नाइट कैसी मिलेगी, शॉर्ट नाइट मिलेगी, तो उनको अपन शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह देंगे। दूसरी तरफ हम बात करें तो एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनको दिन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं उनको, या फिर उनको रात जो है वो लंबी चाहिए होती है तो उनको लॉन्ग नाइट प्लांट बोला जाता है। तीसरे जो पादप होते हैं वो डीएनपी यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि उनको ना तो ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, वो बिल्कुल कैसे होते हैं, समय के आधार पर न्यूट्रल होते हैं। यहाँ से जो पूछा जाता है आपसे सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आपको ध्यान रखना है एलडीपी और एसएनपी के एग्जाम्पल। सबसे पहले एलडीपी एसएनपी की बात करें तो जौ, जई, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, हेनवेन और गेहूं, ये सारे कैसे हैं, एलडीपी हैं, यानी कि लो डे प्लांट हैं। इनको यदि दिन कम भी मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट हैं। ये सारे कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट हैं, यानी कि इनको दिन ज़्यादा चाहिए, धूप ज़्यादा मात्रा में चाहिए। दूसरी तरफ अपन शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं, यानी कि इनको कम दिन भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सरसों हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, डहेलिया, ब्रायोफिलम, स्ट्रॉबेरी, गुलदाउदी और जेजियम, सोयाबीन और तंबाकू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं इसमें टमाटर हो गया, कपास हो गया, ककड़ी, कद्दू, सूरजमुखी। इसमें जो टमाटर है इसको प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले हम टॉपिक की बात करेंगे तो हमारे सामने आता है फाइटोक्रोम। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम में क्या होता है, देखना, एक प्रोटीन युक्त वर्णक पाया जाता है जिसकी खोज की थी बर्थविक नामक साइंटिस्ट ने। शब्द जो है बटलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो फाइटोक्रोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक फाइटोक्रोम रेड होता है, दूसरा फाइटो इंफ्रा रेड होता है। ठीक है, एक होता है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा होता है फाइटोक्रोम इंफ्रारेड। ये होता क्या है, दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जब लाइट मिलती है तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो फाइटोक्रोम इंफ्रारेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब रात हो जाती है तो फाइटोक्रोम इंफ्रारेड जो है वो किसके अंदर, फाइटोक्रोम रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फाइटोक्रोम रेड की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआर बोला जाता है। यदि हम इसकी रेंज की बात करें, लाइट रेंज की, तो 600 नैनोमीटर को लाइट चाहिए होती है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में P660 भी बोला जाता है। ये करता क्या है, तो जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें पुष्पन का ये प्रेरण का कारण बनता है, यानी कि उनकी जो फ्लावरिंग होती है उसको इंड्यूस करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें जो इंफ्रारेड या फिर फाइटोक्रोम इंफ्रारेड होता है, ये इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में पीएफआर बोला जाता है। यहाँ से एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था, आप देखोगे पेपर के अंदर तो आपको मिल जाएगा। इनकी हम यदि रेंज की बात करें तो 730 नैनोमीटर होती है, जिसको पीच 730 भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट के अंदर पुष्पन को प्रेरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है बसंतीकरण, जिसको वर्नलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, होता क्या है, देखना, इसको बोलते हैं अपन निम्न ताप उपचार, यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको यदि हम कम टेम्परेचर पे ले जाएं, उनको कम टेम्परेचर से ट्रीट किया जाए तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है, उसको बसंतीकरण बोला जाता है। और इसमें किस अंग की आवश्यकता पड़ती है, तो बीज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये सीड के लिए दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है। इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था वो क्लीपोड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसने क्या किया, गेहूं की शरद व बसंत किस्म पर इसका क्या किया था, प्रायोगिक सत्यापन किया था। एक चोआर्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, चिलिंग ट्रीटमेंट दिया था सीड्स के लिए, जिससे उसने क्या कर दिया, पुष्पन को प्रेरित कर दिया। इसके बाद वो जो बसंतीकरण होता है, इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो लाइसेंको नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, और इसी ने इसकी खोज की थी। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इनके लिए जो अनुकूलन ताप होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, यानी कि ताप कितना ले लिया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बसंतीकरण के लिए एक हार्मोन होता है बर्नेलिन हार्मोन, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बर्नेलिन हार्मोन है ये परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, फ्लोरिजन हार्मोन के अंदर, और ये किसको प्रेरित करता है, फिर फ्लावरिंग को यानी कि पुष्पन को प्रेरित करता है। पादप का जो संवेदी अंग होता है वो बीज है, और बीज में भी कौन सा है, उपस्थित जो भ्रूण होता है वो इसका सेंसरी ऑर्गन होता है, संवेदी अंग होता है। होता क्या है, देखना, ये द्विवर्षीय पादपों में, और एक जो द्विवर्षीय पादप होते हैं उनको ही एक वर्षीय पादप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से बसंतीकरण जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने डोरमेंसी। डोरमेंसी जिसको अपन सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखना, फसलीय पादपों की जो डोरमेंसी होती है वो 2 से 5 वर्ष की होती है। घासीय पादपों की जो डोरमेंसी होती है 5 से 10 वर्ष की होती है, और टुंड्रा नाम का एक पादप है जिसकी डोरमेंसी 1000 वर्ष होती है।
इसमें होता क्या है, जो डोरमेंसी है वो जो वृद्धि संदमक होते हैं उनके द्वारा आ जाती है। टमाटर में जो वृद्धि संदमक होता है वो फेरुलिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, फिनोलिक एसिड होता है। इस प्रकार के कई वृद्धि संदमक हमें देखने को मिलते हैं। अब डोरमेंसी को हटाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना, यानी कि कोई बीज है हमारे सामने, उसमें डोरमेंसी आ गई, सुषुप्त अवस्था आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा खुरच देंगे, फिर उसको लगा के देखेंगे तो वो क्या कर जाएगा, जो उसकी जो निकल रही थी, यानी कि वो सुषुप्त अवस्था में चला गया था, तो वो वापस से जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उचित नमी और वायु में रखकर अंकुरण को प्रेरित किया जाता है, जर्मिनेशन को प्रेरित किया जाता है। दूसरा आता है एक प्रेशर ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि दाब से उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें तापमान कितना रखा जाता है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया जाता है। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो फिर अपन वृद्धि जो प्रेरक होते हैं, यानी कि वृद्धि को जो बढ़ाने वाले होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन का यूज़ करेंगे, साइटोकानिन का यूज़ करेंगे, या फिर थायोयूरिया का यूज़ किया जाएगा। अंकुरणशीलता का निर्धारण कौन करता है, तो टीटीसी द्वारा अंकुरणशीलता का निर्धारण किया जाता है, जिसका जो बीज है वो गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो भी आपका दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपका मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि खनिज पोषण वाला आपका टॉपिक मिलेगा, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें होता क्या है देखना, एक विधि होती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि बिना मिट्टी के, यानी कि पानी के अंदर कई बार हम किसी पौधे को उगा देते हैं, तो उस विधि को हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। इसकी खोज की थी किसने, जूनेलिस वॉन सेच नाम के वैज्ञानिक ने 1860 के अंदर। होता क्या है, पानी का एक पॉट लेते हैं अपन, पानी के पॉट के अंदर पानी डाल दिया हमने, शुद्ध पानी ये होता है। इसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, और कोई भी प्लांट हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, तो धीरे धीरे हम देखेंगे ये प्लांट क्या है, ग्रोथ करने लग जाएगा। इस विधि को क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो एक लिविंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग का न्यूनतम सिद्धांत दिया था। अर्निन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 16 होते हैं, यानी कि 16 उन्होंने बताए थे। इसके बाद निकोलस नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं, और वर्तमान में भी कितने चल रहे हैं, 21 चलते हैं। अब जो पोषक तत्व हैं वो उपयोगी मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो, यानी कि जिनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, जिनको अपन बृहत पोषक तत्व कहते हैं, और एक होते हैं माइक्रो, जिनको अपन सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, या फिर ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। यदि हम उपयोगी मात्रा की बात करें तो एक होता है 1 से 10 मिली ml प्रति ग्राम, और दूसरे होते हैं 0.1 से लेकर 1 ml प्रति ग्राम। ठीक है। ये इनकी क्या है, उपयोगी मात्रा के आधार पर है। ठीक है। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो होते हैं 9, और माइक्रो की बात करें तो माइक्रो होते हैं 8। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हैं तो देखना, जो मैक्रो हैं वो ज़्यादातर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो सारे कौन से किसके अंदर आते हैं, वो मैक्रो के अंदर आते हैं। इसमें अपवाद है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है। देखना, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और पोटेशियम हो गया। ये सारे कैसे हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करें माइक्रो या फिर ट्रेस एलिमेंट की, तो वो सारे कौन से आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे कि आपका निकल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, इसके बाद मैग्नीज हो गया, और मोलिब्डेनम हो गया। और यहाँ पे भी कौन आ जाते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाते हैं, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो बेसिकली आते तो किसके अंदर है, माइक्रो के अंदर आते हैं, लेकिन इनको ऐड कर दिया जाता है कहाँ पे, मैक्रो के अंदर भी इनको रखा जाता है। अब हम एक एक की कार्य की बात करते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर एलिमेंट बोला जाता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक तत्व है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे संरचना बनी हुई होती है किसी भी जीव की, वो सारे संरचनात्मक तत्व के अंदर आते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद एनर्जी से रिलेटेड कौन से होते हैं, तो मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। एंजाइम के एक्टिवेशन और इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, तो मैग्नीशियम आयन हो गए, इसके बाद जिंक आयन हो गए, मोलिब्डेनम हो गया। ये सब एंजाइम के एक्टिवेशन और इनहिबिटर में यूज आते हैं। इसके बाद अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए कौन से उपयोगी होते हैं, तो पोटेशियम यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो देखना, एक क्रांतिक तत्व आते हैं कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये पेपर के अंदर पूछा गया है, एनपीके, ध्यान रखना, इनको क्रांतिक तत्व बोला जाता है। कुछ होते हैं संतुलनकारी, यानी कि वैलेंस एलिमेंट होते हैं। वैलेंस एलिमेंट कौन से होते हैं, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया। अब हम एक एक की बात करते हैं। तो देखना, यदि फ्लॉवरिंग में डिले हो रही है तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो या तो मोलिब्डेनम की कमी होगी, सल्फर की कमी होगी, या फिर नाइट्रोजन की कमी होगी। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने लिखी है कि मौसम की वजह से देरी हो रही है किसमें, फ्लॉवरिंग में। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतकों की डेथ होने लगती है। तो इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्रोसिस में एक वर्ड आ रहा है नेक। नेक में जब फांसी लगती है तो किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसमें जब किसी की डेथ होती है या किसी को फांसी लगती है तो उससे क्या कहा जाता है कि कब लगी, क्यों लगी, कैसे मरा।
ठीक है, किसी की डेथ हुई तो कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, या फांस इसको कैसे लगी, ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो सेल डिवीजन यदि इनहिबिट हो जाता है तो कौन से चीज़ की कमी आई होगी, कौन से एलिमेंट की कमी आई होगी, तो या तो सल्फर की कमी आई होगी, मोलिब्डेनम की कमी आई होगी, पोटेशियम की कमी आई होगी, या फिर नाइट्रोजन की कमी आई होगी। तो यदि सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, स्मोकिंग जिम्मेदार होती है या फिर धूम्रपान होता है। ठीक है, इसकी तरह हम बात करते हैं कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट आते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट्स जैसे कि मैं बात करूँ सेलेनियम हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे सोडियम हो गया, इसके बाद सिलिकॉन हो गया और कोबाल्ट हो गया। तो ये सारे कैसे बेनिफिशियरी एलिमेंट होते हैं। तो इसमें याद कैसे करेंगे आप कि जो बेनिफिट देती है वो हमें कौन देती है। बेनिफिट्स यदि हमें देखने हैं कि कौन हमें बेनिफिट देता है तो सेना हमें बेनिफिट देती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेनिफिट सेना से सीखो, ठीक है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्लोरोसिस डिजीज़ होती है। क्लोरोसिस डिजीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, तो देखना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, इसके बाद सल्फर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। इससे कौन से रोग होते हैं, क्लोरोसिस डिजीज़ हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे और उस एलिमेंट से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ जिंक की सबसे पहले, ठीक है। तो इससे रोग कौन सा होता है, धान का खैरा रोग के लिए ही जिम्मेदार है जिंक, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है और दूसरा कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसके फॉर्मेशन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। कॉपर की बात करें तो जितनी भी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है वो सारी किसकी वजह से चल रही हैं, कॉपर की वजह से चल रही हैं। आगे बात करते हैं देखना बोरोन के बारे में। तो बोरोन के लिए क्या क्या काम आता है बोरोन, तो देखना सबसे पहले बोरोन का काम है सी से तीन चीज़ें बनती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन और तीसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो अंगूर का हैन चिकन रोग हो गया, गोभी का भूरा रोग हो गया, भूरा होना वाला, चुकंदर का ब्राउन हार्ट रोग हो गया, टमाटर अनार का फटना हो गया, पत्तियों का ताम्र रोग हो गया। ये सब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांस ट्रांस ये सब कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होते हैं। दूसरा कैल्शियम अपटेक और यूटिलाइजेशन हो गया और तीसरा हो गया सेल डिफरेंशिएशन को ये प्रभावित करता है। दूसरा होता है बोरोन जो है वो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला आता है हमारे सामने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से हरिमहीनता नाम का रोग हो जाता है जो कि पेपर के अंदर पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूट सिस्टम को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, डिले करता है, पुष्पन में ये देरी करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो फॉस्फोरस होता है उसकी वजह से अपरिपक्व लीव्स का झड़ना हो गया, पत्तियों में नीलापन आ जाता है एंथोसाइनिन के कारण। ये तो पेपर के अंदर पूछा भी गया है, पत्तियों का नीलापन। इसके बाद माइक्रोराइजा जो फॉस्फोट अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभाता है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं अपन पोटेशियम की। तो पोटेशियम में क्या होता है, बोनापन आ जाता है। पोटेशियम की कमी की वजह से प्लांट के अंदर अंतरशीरीय हरिमहीनता आ जाती है, ठीक है। इसके बाद यदि हम मैग्नीज की बात करें तो जई का ग्रे स्पॉट रोग है जो मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो गोभी का जो बिहिप टेल रोग है वो मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होता है। इसके बाद यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर नींबू का डाईबैक रोग जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है वो कॉपर की कमी की वजह से होता है। कुछ जो है ट्रेसर एलिमेंट उनको बोला जाता है जो कि कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव समावयवी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो CNPS यानी कि कॉपर 14 और नाइट्रोजन 15, फॉस्फोरस 32 और सल्फर 32, ये सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव समावयवी हैं। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन से ट्रेसर एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पादपों में उपचाई मार्ग ज्ञात करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की जो यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया। और मैं बता दूं वापस आपको कि हमने इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। आपको शुरू में ले चलता हूं मैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। देखिए हम यदि शुरू में शुरू करें कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं। देखना सबसे पहले हमने वाटर रिलेशन को कंप्लीट कर लिया, फिर फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया, फिर रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, सॉरी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये सारी अपने आप में 4 यूनिट हैं और सबकी छोटी छोटी टॉपिक्स जो हैं अपने कवर अप कर लिए। इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको यूनिट वाइज जो इसकी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करेंगे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल रही है, उस लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।